अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, मैं आपके साथ रोज़ाना कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ और सबसे अच्छी बात है कि कुछ लोग, आप हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और आपके भी कुछ मैसेजेस हैं जब मुझ तक पहुँचते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं उनको शेयर करूँ। और नाज़रीन, साथ साथ ये बताती चलूँ, इस वक्त आप मुझे वीनस एंटरटेनमेंट पर लाइव देख रहे हैं। जो वीनस टीवी चैनल है, जो सेटेलाइट है, पूरे पाकिस्तान में जो है इसकी माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन है और सब जगह से मुझे कॉल्स आती है। फीडबैक से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से सूबों में माशाल्लाह हमारा चैनल देखा जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरे पाकिस्तान बल्कि और बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी देखा जाता है। यहाँ तक कि लंदन एंड दुबई तक भी इसे देखा जाता है। मुझे फीडबैक आ जाता है। और साथ साथ अगर 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 बात कर रही हूँ कि जिन्होंने अभी अभी टेलीविज़न ऑन किया है उनको सलाम। और अगर खुदा न खास्ता लाइट जाने का टाइम हो गया, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि लाइट जाने वाली है, तो लाइट अगर चली गई है तो आप फ़ौरन अपने छोटा मोबाइल, यानी कि अपना छोटा टीवी, मोबाइल तो सॉरी बड़ा छोटा टीवी ऑन कर दें, मोबाइल से आप कम्युनिकेट कर लें और लिखें आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर गुड मॉर्निंग विद सभी। आप मुझे फिर लाइव देख भी सकते हैं और ज्वाइन करना चाहें तो PTCL नंबर 021, ये आप गा बगा जो चल रहा है उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर हम अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन तनकीद सुनने में हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो एक सिंपल से कि वो सबके दरमियान की जाए, और तनकीद, कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो। मैं बस छोटे से मैसेज से आपका यहाँ तक मैं समझाना चाह रही हूँ। कभी कभी हम किसी भी इंसान को किसी भी गैदरिंग में कुछ ऐसा मजाक, हम तो समझे मजाक है, और उसकी कहीं इंसल्ट कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। अगर आप उसके मोहसिन हैं तो उसको एक तरफ जाके आपको कह सकते हैं कि आपका ये बोलना अच्छा नहीं है, आप ये ऐसा नहीं बोलते तो अच्छा था। देखिए, ऐसा कहने से आपकी इंसल्ट हो सकती है, कोई आपसे ऐसे बदतमीज़ी कर दे तो ये आप उसकी इस्लाह करें। और अगर आपने उसको किसी की गैदरिंग में, क्या बात है तुम्हें बोलना नहीं आता, ये कैसे बात कर रहे हो, ये ऐसे क्यों कर दे, तो इस तरह आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। तो आप तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए, तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। लेते ही यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे फ़िक्र हो रही है आपकी हेल्थ की। और जो जितनी भी मैं जो आपके हेल्थ सेगमेंट करती हूँ वो बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि टेंशन बहुत है। मैं एक छोटी सी बात कह जाते जाते ब्रेक से पहले कहना चाहूँगी, जो मेरे दिमाग में चल रही थी सुबह से, बीमारियाँ बीमारियाँ बीमारियाँ। मैं कहती हूँ कसम से, हम अगर जो वक्त गुजर रहा है उसमें खुश होना सीख जाए ना, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये नहीं है वो नहीं है, खुश कैसे रहे। नहीं, जब कुछ नहीं था तब भी उस दुनिया के लोग भी खुश थे। जब लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, बहुत कुछ मसले मसाइल थे, खुशियाँ आपके पास हैं, आप उस वक्त को ज़ाया करके गुजार देते। कहते हैं घड़ियों की सुइयाँ गुजर जाती हैं, वक्त गुजर जाता है, लेकिन सब चीज़ें वैसे ही तसलसल के साथ गुजर रही होती। खुशियाँ आपके अंदर हैं, आप अपने ऊपर हावी करके अपने दिमाग पे लेके अपने आप को बीमार कर देते हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप खुश रहना सीख लेंगे तो वक्त है, आए हैं तो जाएंगे भी, लेकिन जो इतनी सारी बीमारियां में मुब्तला होते हैं वो आपकी अपनी कोताहियाँ हैं। लेट्स सी, कुदरत और कायनात और परिंदों और बेज़बान लोगों से सीखेंगे ना। पौधे बोलते नहीं हैं, बेज़बान है, जानदार है, सीखने का मौका बहुत देते हैं, हम सीखते नहीं हैं। परिंदों से सीखें, जानदार से सीखें, बच्चों से सीखें। छोटे बच्चे मासूम है ना, रो के बिलक के अपनी दूध मांगते हैं। बच्चों से सीखें, जो मिट्टी के घर बनाते हैं आखिर में तोड़ लेते हैं, कुछ चाहत नहीं है उनको। ऐसा आपने देखा है, थोड़ी देर लड़ते हैं फिर दोबारा खेलने लगते हैं। बच्चों जैसे वक्त गुजारेंगे
तो बहुत खूबसूरत आपकी ज़िंदगी हो जाएगी और हेल्दी भी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ नाज़रीन। बस शॉर्ट फॉर्म में कहूँगी क्योंकि मेरे यहाँ पर डॉक्टर साहब तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं और पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस की थी जनरल टॉपिक पे हर तरह की बीमारियों के बारे में। तो आज भी हम चाहते हैं कि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। मैं नहीं, मेरे साथ यहाँ जो तशरीफ़ रखते हैं वो बात करेंगे। और जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं हकीम साजिद इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का शुक्र सभी। अच्छा, जिस तरह मैं अभी नाज़रीन से भी कह रही थी कि बहुत सारी बीमारियां हमारे अपने हाथों से की हुई हैं। और अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं एक बात बताऊँ, शुगर के लिए लोग हर घर से एक बंदा ज़रूर शुगर पेशेंट होता है। और डे बाय डे पहले जो था कि भाई किसी को 90% हो तो शुगर है, फिर वो बढ़ती है 120, अब कहते हैं 150 तक होनी चाहिए, ये बढ़ती चली जा रही है। हम मेंटली प्रिपेयर हो गए कि शुगर हमें हो गई है, तो हम कैसे इसको मुकर्रर करें कि हमें शुगर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी ये तो बात आपने ज़बरदस्त की है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर बाज़ औक़ात देख रहा होता हूँ कि पेशेंट इतना आ रहा है, यंग लोग आ रहे हैं सभी। मतलब कि शुगर, हमारा पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि शायद 40 साल के बाद ही शुगर होनी है, लेकिन मैं प्री डायबिटिक के अंदर यंग लोग फैटी लीवर के अंदर चले जाते हैं सभी बहुत जल्द। उसके बाद अपने ऊपर गौर नहीं कर रहे होते और खाने पीने में एतदाल नहीं रख रहे होते हैं। असल में सेहत जो है ना, जैसे हम बोलते हैं कि अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस वक्त आपकी बॉडी के साख्त और उसके अफ़ाल सही तरीके से काम करते रहें, सभी इस चीज़ का नाम हम सेहत बोलते हैं। और जब यही सेहत आपकी जो है बिगड़ती है, इसके अंदर आपके बॉडी की साख्त और अफ़ाल जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये इनिशियल स्टेज होती है जब हमें शुरुआत की बीमारियां आती हैं, वो भले फैटी लीवर हो, किसी भी चीज़ का ख़राब होना हो, हमें फ़ौरी अपनी सेहत की तरफ माइल होना चाहिए। वो लोग जो चाहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें और अपनी बॉडी का ख्याल रखें, तो सबसे पहले तो जिस तरह आप हर अपने प्रोजेक्ट को टाइम देते हैं ना, इसी तरह आपको अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना होगा। हम दुनिया के हर काम के अंदर हमारी बहुत सी कोशिश होती है टाइम से पहुंचना, टाइम से जो है अपने काम को मैनेज करना। बॉडी हमारा मेन वो स्ट्रक्चर है जिसके साथ हमने अपनी लाइफ में आगे चलना है। तो अगर आपकी बॉडी की साख्त और अफ़ाल बेहतरीन काम करेंगे तो आप तंदुरुस्ती की तरफ हैं। अगर आपके साथ कोई भी अक्यूट प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, आप उसको फ़ौरी कावाजात की मदद से, किसी मुआलिज से मशवरे से उसको हल करें। और यही बीमारी अगर क्रोनिक बन गई है, आप देख रहे हैं कि लगातार आपके साथ चलते हुए आ रही है, तो आपको ख़ुद चाहिए कि भाई अपना बॉडी में होने वाली तब्दीलियों को देखें, उस पर गौर व फिक्र करें, किसी मुआलिज से मशवरा करें, अपना टेस्ट करवाएं। ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ के मौसम है, जिस तरह के हमारा माहौल है यहाँ पे, हमें 6 मंथ के अंदर अपना, या कम से कम 6 मंथ आप सभी नहीं भी करें, अगर आप अपने साथ प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो आप 3 माह बाद, महीने बाद जब आप देखें तो अपना टेस्ट करवाएं। लेकिन अगर आप अपने बॉडी में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं देख रहे, अपने फाल बॉडी को तंदुरुस्ती की तरफ देख रहे हैं, जिस्म की साख्त को बिगड़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप अपना एक कम से कम लीवर का टेस्ट करवा लें। 2-4 जनरल सेट टेस्ट सभी जो होते हैं, CBC का टेस्ट करवा लेना, यूरिन का टेस्ट करवा लेना, जिसको CBC के इसके अलावा जो है हम लीवर फंक्शन टेस्ट LFT बोलते हैं, वो करवा लेना, लिपिड प्रोफाइल करवा लेना। ये 2-3 टेस्ट तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कम से कम लिपिड प्रोफाइल तो करवाना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा, जिगर के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। LFT करवा लें, यूरिन UDR करवा लें, ठीक है।
इसके अंदर आपको इस सूरत में यूडीआर करवाया जा सकता है कि आपको पता चले कि पेशाब के मामलात के अंदर कोई चीज़ आपकी बॉडी से ज़ाया तो नहीं हो रही है, जलन तो नहीं हो रही है यूरिन के अंदर। तो बात हमारी जिस तरह पिछले प्रोग्राम में जनरल टॉपिक के ऊपर चली है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ और अपने एक एक मौजू को थोड़ा थोड़ा आपके सामने रखते हुए अपने प्रोग्राम को तकमील की तरफ लेके जाता हूँ। बात शुगर की जो चल रही है ना, सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लफ्ज़ बोलता हुआ कि नहार मुंह पानी पीना ठीक नहीं है। अक्सर लोग अभी भी मैं देख रहा होता हूँ मेरे पास आ रहे होते हैं, या मेरे वो नाजरीन जो मेरी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं अभी मुख्तलिफ शहरों के अंदर, वो इस बात के ऊपर गौर करें कि अगर हम आपको ये बात नहीं बता सके कि सुबह खाली पेट पानी पीना नुकसानदेह होता है, अच्छा उसकी मिकदार है कि अगर आप 2-4 घूंट 5 घूंट आप पी लें कोई फर्क नहीं पड़ता इतने से। अगर आपको तलब हो रही है, आपके तलब हो रही है, खुश्क रहे हैं, प्यास लग रही है, तो कोई ऐसी बात रज नहीं के ना है, पिए। गुनाह नहीं है और बहुत कम मुनासिब मिकदार में बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से पीना गुनाह भी नहीं है, बॉडी के लिए नुकसानदेह भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो मेरे पास आ रहे होते हैं कि जी हमें इस चीज़ का मालूम हुआ है कि सुबह निहार मुँह पानी पीना जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये बात हमारे मुजरबात के अंदर गलत साबित हुई है। डिफरेंट जो हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, पेशेंट ज़्यादातर मैं वही देख रहा होता हूँ, मैं किसी भी पेशेंट को जब देख रहा होता हूँ और उसकी जिल्द को लटकता हुआ देख रहा होता हूँ, एज के हिसाब से बॉडी की साख्त को तब्दीलियों में देख रहा होता हूँ, उसके अफ़आल को जो है वो बिगड़ता हुआ देख रहा होता हूँ, तो इससे कन्फर्म मैं एक ही फ़िक्रा किसी को भी बोलता हूँ अपने तजर्बात की बिना के ऊपर कि आप निहार मुँह पानी पीते हैं। मैं कहता हूँ कि निहार मुँह पानी पीने वाले जो लोग हैं उनमें से तकरीबन 95% लोगों के लिए मेरे ये अल्फाज हैं कि उनके चेहरे के ऊपर इतनी झुर्रियाँ होंगी कि उनको गिनना मुश्किल हो जाएगा। 95% लोगों के लिए। कुछ ब्लड के ग्रुप हैं जिनको खाली पेट पानी पीना, ओ पॉजिटिव हो गया जैसे, ओ नेगेटिव हो गया, वो भी एक एज तक सभी अगर 40 ईयर से अबव वो जा रहे हैं तो उनके लिए भी ज़्यादातर पानी जो पीना है सुबह निहार मुँह का वो नुकसानदेह होता है। लिहाजा आपको किसी भी बीमारी में जाने के लिए देर नहीं लगेगी अगर आप निहार मुँह पानी पीने की रूटीन बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोग नीम गर्म पानी पीना पसंद करते नीम हैं गर्म और पानी के मेंशन कर देते हैं कि वो चाइनीज है, वो लोग पीते हैं, देखें अगर या सुन्नत नबी कह देते हैं। मैं माजरत के साथ ऐसा जी बिल्कुल बिल्कुल सभी कुछ आपकी बात सही भी है, क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम की तरफ से अगर निहार मुँह पानी पीने की कहीं पे दलील भी मिलती है ना, उसमें उसको हम बोलते हैं कि शहद के अंदर मिला के नीम गर्म पानी शहद मिला के उसको हम एक कह सकते हैं कि वो एक खाली पेट पानी पीना नहीं रह जाता, वो एक दवा बन जाती है। ख़ास तौर पे मोटापे के जो लोग हैं जिनको ज़्यादा फैट आ गई है, निहार मुँह पानी के अंदर जो है नीम गर्म पानी के अंदर वो भी उसकी भी एक मिकदार होगी, वो भी ऐसे नहीं होगा कि आप 2-2 3-3 4-4 गिलास जो है वो पानी के पिए, और उसकी भी एक गिलास पानी के अंदर अगर आप 2 चम्मच शहद के मिला के नींबू निचोड़ के ले लेते हैं तो आपके जिगर की फैट के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। वो ओवर फैट नहीं बॉडी के ऊपर बनती है और एंटी ऑक्सीडेंट कह सकते हैं हम इसको, बड़ा बेहतरीन है। बाकी जिस तरह गर्मी की शिद्दत चल रही होती है इसके दौरान के अंदर आप दिन के अंदर मिनिमम भी 10-12 गिलास पानी पिएं। अगर आपको पसीना ज़्यादा ज़ायल हो रहा है तो आप उसकी कुछ मिकदार बढ़ा सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं वो भी ख्याल रखें कि अगर आपकी बॉडी गर्म है तो आपको यकदम से बहुत ठंडा पानी नहीं पीना। ज़्यादातर लोग जो हमारे पास बीमार होके आ रहे हैं ना, उनकी वजूहात यही हैं कि वो फुल गर्मी से है, फुल पसीने के अंदर हैं और अपनी बॉडी से ओवर टेम्परेचर पानी पी रहे हैं, ओवर जो है वो ठंडा पानी पी रहे हैं। बॉडी गर्म है, पानी बिल्कुल यख ठंडा पी रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, बॉडी में बिगाड़ पैदा होगा। ठंडा और गर्म जब मिलेगा बॉडी के अंदर सोजें बनना शुरू हो जाएंगी, लीवर जो है आपका उसके अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा आपको थोड़ा सब्र करना है। जब आप गर्मी से आ रहे हैं पानी अपनी बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा ओवर तस्कीन मिले बॉडी पानी पीते हुए। तो जिस वक्त हम एहतियात करेंगे अपनी बॉडी के अंदर और पानी की एक मुनासिब मकदार दिन के अंदर इस्तेमाल करेंगे,
एक टाइम के अंदर आपके 2-2, 3-3, 4-4 ग्लास ओवर ग्लास पानी पीना भी आपकी किडनी फेलियर की तरफ अच्छा, जाने का एक सबब होता सवाल, है। ये जो आपने बताया ना किडनी फेलियर की बातें, ये क्यों इतनी तलब होती है कि मैं अक्सर एक दो जगह पर भी गई तो लोगों ने कहा यार ठंडा पानी ला के दो मुझे, यानी कि वो इतनी शदीद उनकी पता नहीं कैफियत कैसे होती है बॉडी की। प्यास बुझ जाती है, मुझे नहीं पता। मुझसे तो जैसे मुझे तो असल पसंद नहीं है, मटके का पानी की तरह सभी पसंद है। बिल्कुल आप, मैं आपको वाज़ह बता ये दूं ऐसा कि क्यों फीलिंग कहाँ से आती है ऐसे अंदर जिस से? वक्त हम अपनी बॉडी को मुनासिब मिकदार के अंदर रूटीन के हिसाब से पानी मुहैया नहीं कर पाते, फिर जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन चलती है, जैसे हीट स्ट्रोक होने का सबब भी यही होता है कि ओके, आप सारे दिन के अंदर आप अपनी बॉडी में नमकियात को, पानी को पूरा नहीं कर पा रहे ठीक हैं। है। फिर आप कहीं पे कोई काम करते हैं, सफ़र करके आ रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस होने लग जाती है। आप उसको बुझाने के लिए आपकी बॉडी में क्योंकि एक प्यास की बहुत ज़्यादा तलब हो रही होती है, आपके जहन में यही बात होती है कि शायद ठंडा पानी मिले से पीने से बॉडी को तस्कीन मिल जाएगी, बॉडी जो है सुकून में आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने देखा होगा कि वही ठंडा पानी जब पीने के बाद बंदे को कुछ सेकंड, कुछ चंद मिनट के लिए सुकून होने के बाद वापस से वो प्यास लग रही होती है। इससे बेहतर है कि आप सारे दिन के अंदर अपनी बॉडी की पानी की मिकदार पूरी करें, ताकि आपको वक्त मुकर्रर के ऊपर अगर आपकी बॉडी कोई फाल्ट सर अंजाम देती है, कोई आप काम करते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की शदीद ऑलरेडी जो कमी हो रही होती है बॉडी में, तो आप जब यकदम पानी कोई काम करते हैं तो वो मज़ीद एक हद तक जो है आपको पानी की बॉडी के अंदर जब कमी होगी, आपके दिमाग के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा। पानी से मुराद जो खून होता है हमारा, वो दिमाग के अंदर सर्कुलेट करता है और उसका दबाव जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम जब पानी पीते हैं उसका दबाव बढ़ता है हमारे दिमाग की तरफ, तो पानी की कमी पूरी होती है। जब तक ये दबाव हमारे पूरे खून की सर्कुलेशन के अंदर नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक हमें बॉडी के अंदर प्यास की शिद्दत महसूस होती रहेगी, और जब हमारे बॉडी के अंदर इस पानी की कमी पूरी हो जाएगी, प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाएगी। बहुत से ज़्यादा पानी पीने से आपने देखा कि आजकल जो चल रहा है ज़्यादातर हैज़ा चल रहा है, डायरिया चल रहा बिल्कुल है, ऐसे ही ठीक है। इससे लीमू की शिकंजवी इसके लिए बड़ी बेहतरीन है। मुख्तलिफ मशरूबात, कुदरती मशरूबात की सिलेक्शन करें, ना कि आप कोल्ड ड्रिंक लें, ना कि आप जो है मुख्तलिफ केमिकल्स वाले जूसेस का इस्तेमाल करें। आप अपनी बॉडी को जब मुनासिब मिकदार के अंदर सुबह, दोपहर, शाम अपने खाने का ख्याल रखेंगे, अपनी बॉडी को देखें, बॉडी को दूध की भी ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बॉडी के लिए सुबह, दोपहर, शाम के लिए खाना खाने का बताया गया है। आपने इसके अंदर हेल्दी खाना लेना है। जब आपने अपनी लाइफ को ज़्यादा जीने ये का हेल्दी सोचा, खाना क्या होता है साजिद भाई, हेल्दी ये खाने बताएं से मैं हेल्दी खाना कुदरती फूड नहीं नहीं, हेल्दी खाने के मतलब क्या, लोबिया लें, जौ का दलिया लें, सुबह का या नाश्ता क्या है ये, बहुत बेहतरीन बेसन की होना रोटी चाहिए। लें, जी देखिए, दही मैं लें, शुगर मलाई के लें, पेशेंट क्या? के लिए भी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम शुगर का अल्लाह के हुक्म से, यानी कि वो मूजी अमराज, हमने सभी तिब कदीम और तिब जदीद इन इसके ऊपर सर्च करने के बाद शुगर के ऊपर ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हमने कोर्स तैयार किया है, यानी कि तमाम तकाज़ों को, इंसानी बॉडी के तमाम अफजान सेहत के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने शुगर जैसे मूजी मर्ज़ का, हमने जो है वो बांझपन, बेऔलादी जैसे अमराज का, जिनका एलोपैथिक यानी कि जदीद एलोपैथिक तिब के अंदर भी जो है अभी तक, जिसको हम फरंगी तिब कह सकते हैं, इसके अंदर भी अभी तक इसका कोई मुनासिब इलाज मौजूद नहीं है। तो मेरे ये अल्फाज के मूजी अमराज जिनका अभी तक फरंगी तिब के अंदर भी इलाज मौजूद नहीं है, जैसे शुगर हो गया, जैसे पित्ते की पथरी होगी, जैसे बेऔलादी एजोस्पर्मिया के लोग हो गए, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लोग हो गए, कि जी मेरे पास अक्सरियत पेशेंट की ऐसी तादाद आती है जो मुख्तलिफ अपने घरों के अंदर मसाइल के अंदर उलझे हुए होते हैं कि जी हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, इतना अरसा शादी को हो गया, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हैं और औलाद मुमकिन नहीं है, एग नहीं बन रहे हैं, ओवरी में सिस्ट का बड़ा मसला आजकल सभी आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं मेरे पास, बॉडी की शेप चेंज हो जाना, जो है ना टोटल जो है फिगर चेंज हो जाना, इतनी एज नहीं है लेकिन हमारी खुराक की वजह से हार्मोन्स में लेडीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही देखने में आ रहा है। पीरियड के दौरान हैज़ का दर्द इतना शदीद होता है कि हमारी ये बच्चियाँ, माएँ बहनें
जब देख रही होती हैं, जो ख़ासतौर पे बच्चियां जवान हो रही हैं, डिलीवरी के रोती हैं, दौरान डेथ हो जाती है कभी रोती कभी, है, ये सारा जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, कमी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि मुनासिब मिकदार का ना लेना। हमारे पास कोई भी ऐसा जोड़ा जो बे औलाद है और आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना बेहतरीन किस्म का इलाज है। जैसे मैं अपने फ़िक्रे को दोबारा से दोहराता हुआ जाऊँ कि तमाम अमूजी अमराज का इलाज, जिनका अभी एलोपैथिक के अंदर भी इलाज मुमकिन नहीं है, और हमने अपनी तहकीक को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह तिब कदीम और तिब जदीद के सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसे किस्म के हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसे कोर्सेज़ तैयार किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हम इलाज के अंदर कामयाब हुए हैं कि हमारे हज़ारों के हिसाब से पेशेंट तंदुरुस्त अच्छा, हो किसी चुके का हैं। जिक्र करें कि जैसे कोई आया हो बिगड़ा हुआ शुगर पेशेंट, ठीक या है। उसने कहीं ऐसा जब आपके बहुत सारे, आपके तो मैं अल्लाह महदूद जिसे बोलते हैं, बिल्कुल अल्लाह बहुत का ज़्यादा, शुक्र। किसी का जिक्र बताएं कि ऐसे सभी मेरे तकलीफ में आया ऐसे हो। पेशेंट, मेरे पास अभी हालिया में एक पेशेंट आया, मैंने उसको चेक किया क्या और प्रॉब्लम थी उसे? शुगर का मसला था। कितने साल से? तकरीबन 14 साल से उसके साथ शुगर का मसला था। ओह, HbA1c भी उसकी लगभग 13, 14, 15 ही आ रही होती। मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो इंसुलिन लगाते थे। अभी मेरा एक पेशेंट है, सलीम नाम है उनका, वो हार्ट का पेशेंट है, तकरीबन 18 साल के, अच्छा। और इंसुलिन लगाता था। और इसके साथ साथ जो है वो डेली से उसका इंजो हुआ था। ओह, ठीक है, मेरे ऐसे पेशेंट शुगर के अंदर जो मुब्तला हैं और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे कल्ब की बीमारी के अंदर मुब्तला अच्छा, हैं, ठीक। हार्ट के प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं, यानी कि शुगर की गोलियां भी लेनी पड़ती हैं। बाज़ पेशेंट को इंसुलिन और गोलियां भी लेनी पड़ती हैं। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इंसुलिन भी लेनी पड़ती है और शुगर के लिए गोलियां भी लेनी पड़ती हैं, साथ बीटा ब्लॉकर भी लेना पड़ता है, साथ एस्पिरिन वगैरह भी लेनी पड़ती है। यानी कि गोश्त के इंजमाद खून हम इसको बोलते हैं। जब आप नॉर्मल हालत, एक तो खून बाहर निकल के जम गया, एक ऐसा खून होता है जो आप नॉर्मल, जैसे मैं और आप हैं, और नॉर्मल हालत के अंदर अपनी बॉडी के अंदर खून के लोथड़े, क्लॉटिंग हम उसको बोलते हैं आम अल्फाज के अंदर, क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, इंजमाद खून होना शुरू हो जाता है। आपके खून की सर्कुलेशन के दौरान ये जमा हुआ खून आपके बॉडी के अंदर जो शरियाने हैं कहीं पे भी वो ब्लॉकेज कर सकते हैं। इसके ओए अंदर होए, अचानक से हो जाने वाली जो ब्लॉकेज हो रही होती है, यही हमको हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती है। अभी इस मौसम के अंदर भी ठंडा गर्म होने से ऐसी बहुत सी अमवात वाक़या हो रही हैं। हाँ, एकदम तेजी गर्मी से के साथ, ठंडी की हाँ, तरफ जाओ, ये आप एक एसी के आगे बैठ जाते हैं जाके। एसी के आगे एकदम ओहो, आपने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल करने बिल्कुल के बिल्कुल बाद सही ही कह रहे एसी हैं, में जाएं। बिल्कुल सही। अगर आप बहुत सी गर्मी से आए हैं और इमीडिएटली आपने एसी वाले रूम का या किसी भी ऐसे सेंट्रल एसी जहाँ पे लगे हुए हैं उसका रुख किया, थोड़ा सा अपने बॉडी अच्छा, को इसमें थोड़ा रिलैक्स पट्टों का करें। खिंचाव भी आ जाता है, जैसे पट्टों का नसें चढ़ खिंचाव जाना, आता है। बहुत सारी तो ये प्रॉब्लम्स हैं। पेशेंट्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हमने इसकी इंसुलिन ख़त्म करवाई। तकरीबन जबरदस्त, डेली का जो है 45 के करीब इंसुलिन होता था। अब बहुत से पेशेंट हम उनको इमीडिएटली इंसुलिन बंद नहीं करवाते, जिनको बहुत कई सालों से अरसे हो से या लग रही होती है। देखिए हम या पहले 400 से ज्यादा हो में भी ऐसे। मैं चार देखिए सभी उनकी, मैं बड़ी आपको बड़ी अहम चीज़ बताऊं, मैं ये समझता हूं जहां तक मेरी तहकीकात है, इंसुलिन किसी भी पेशेंट का आर्जी तो इलाज है, मुस्तकिल इलाज लबलबे का तंदुरुस्त करने का नहीं है। तो लिहाजा बहुत से पेशेंट को जो सालों से इंसुलिन लग रही होती है, हम उनको इमीडिएटली जब हमारे पास आते हैं हम उनको बोलते हैं कि अगर आप 70 इंसुलिन लगा रहे हैं तो आप एक टाइम के ऊपर बस 10 से 15 इंसुलिन लगाएं, बाकी इंसुलिन का बड़ी बात, इस्तेमाल बंद बड़ी कर बात, दें। बड़ी बात। अभी उस पेशेंट का हमने क्या करना है, हमने उसका अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखना होता है। हम व्हाट्सएप के ऊपर उसके साथ अटैच हो जाते हैं, मेडिसिन हमसे चली जाती है इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर, सियालकोट के अंदर, जहाँ जहाँ, मुल्तान के अंदर बेशुमार पेशेंट है हमारा। मुल्तान के अंदर सभी हमारा पेशेंट इन जितने भी कोयटा बड़े सिटी हो गए हैं, जहाँ जहाँ भी आपका प्रोग्राम, तो तकरीबन हर शहर के अंदर ही देखा जा रहा है। मेरा पेशेंट कराची की तरह जैसे पेशेंट है, इसी तरह तकरीबन हर सिटी का मेरा पेशेंट है। अभी देखें हमारा इतना बड़ा एक नेटवर्क है अल्लाह के फलोक्रम से। हमारी कोशिश होती है कोई भी ऐसा पेशेंट जो हमें कॉल करे, कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा मरीज़ या पाकिस्तान से बाहर भी, जैसे हमारे सऊदीया के बहुत पेशेंट हैं, हमारा प्रोग्राम कहीं पे बाहर के मुल्कों के अंदर भी सुना जाता है या किसी लिंक से हम शेयर करते हैं उसको अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, तो बाहर सुना जाता है वो। तो
अभी हमारे मेरे पेशेंट हैं, वो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं अभी भावलपुर के अंदर, और उनकी मेडिसिन मेरी तैयार पड़ी हुई है शुगर की। वजह यह है कि कुवैत के अंदर, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर या फिर यूरोपियन कंट्री के अंदर भी मेरी मेडिसिन यहाँ से जारी होती है, तुर्की के अंदर जारी होती है। बड़ी बात, और अल्लाह के फलो करम से जहाँ पे भी हमारी मेडिसिन जाती है, हम एक तो फॉलो अप करते हैं अपने पेशेंट का, देखते हैं कि वो किस हद तक ओके है, अच्छा कहाँ इसका तक मैं उसका बताऊं साजिद प्रॉब्लम भाई, चल रहा पता है। क्या है, ये जो आपके जो पेशेंट इतने इतने कंट्रीज में हैं, डिफरेंट जगहों पर, जी। बेसिकली आपसे लोग मुस्तफीद होते हैं, उनको आराम आता है और वो आगे बताते हैं, तो इस तरह लोगों की कम्युनिकेशन सभी कि मैं किसी ये को सबको फायदा हो जाए। अच्छा, साथ साथ जिस तरह इनके साथ इन्होंने कहा कि कांटेक्ट नंबर वगैरह जो है स्क्रीन पर मैं नाज़रीन बताती चलूँ कि साजिद भाई का कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी अमान भाई साथ साथ PTCL नंबर भी लगाएं। हो सकता है कोई कॉल करना चाहे इस वक्त, साजिद भाई से कुछ सवाल करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो PTCL नंबर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद मेंशन कीजिएगा, ठीक है जी। एक तो सभी आप बता रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि आपका पट्ठों का प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, शुगर के बिल्कुल। अंदर। ये सलीम भाई का जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आए हैं और मुझे ये बता रहे कि भाईजान मेरी बेहतरीन तबीयत है। अच्छा। ठीक है, मैंने टेस्ट करवाया है सी पेप्टाइड उनका, माशाल्लाह 0.9 आया है। वो इसकी एक रेंज होती है सी पेप्टाइड की, GAD 65 का टेस्ट हम करवाते हैं। हम ये टेस्ट इसलिए करवाते हैं, मुआलजीन समझते हैं कि इस टेस्ट से हमें लबलबे की सेहत का पता चलता है। हाँ। हमने जो इलाज करना है शुगर का, उसका हमारा मेन टारगेट जो है वो हमारा पैंक्रियाज है, हमारा लबलबा है। हम कहते हैं कि अगर लबलबा तंदुरुस्त हो जाए तो आप शुगर से मुकम्मल निजात पा सकते हैं। वाह, तो कैसे होगा ये सभी अल्लाह के फलो करम से हाँ लोग अपना सी पेप्टाइड करवा चुके हैं मेरे मोबाइल अच्छा, के अंदर। लबलबा खराब क्यों होता है? चले लबलबा ये खराब जरा से होने की 3 वजूहात हैं जी आपकी, जी, 3 ये वजूहात बड़ा हैं। सवाल है। हमारे नज़दीक आपके लबलबे के खराबी का बायस आपका लबलबा कहीं से जो है वो फैल सकता है। ठीक है। फैलता वो उस सूरत में है जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओह, इसको हम एसाबी बोलते हैं। इसकी निशानी बलगम का ज़्यादा आना होता है। अच्छा। इसकी निशानी रंग का पीला और थोड़ा सा सुर्खी माइल होना होता है। आपकी बॉडी आपके पट्ठों को छोड़ने लगती है, बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है आपको। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने पहला फिक्रा कहा था कि सेहत किस चीज़ का नाम है, सेहत इस चीज़ का नाम है कि आपकी बॉडी की साख्त और उसके अफ़ाल कुदरती तौर पे सर अंजाम अगर पाए जाते हैं तो आप सेहत, हालत सेहत के अंदर हैं। अगर इनमें बिगाड़ पैदा होता है, आप हैं जैसे आप काम के ऊपर जा रहे हैं कहीं पे, आपने खाना खाया, थोड़ी देर के बाद आपको पेट में दर्द हो गया, ठीक है, तो मतलब ये कि आपके अफ़ाल जो है, बॉडी की साख जो है, आपके बॉडी में पेन होना, आपने काम किया, आपको बहुत ज़्यादा थकावट शुरू होगी। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब होता है बॉडी की साख्त और उसकी कारकर्दगी डिस्टर्ब हो गई है। जब आप अपनी बॉडी में ऐसी तब्दीलियां देखेंगे, आप देख रहे हैं कि बार बार पेशाब आ रहा है, ये मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से ऐसे मरीज मुझे सुन रहे होंगे जिनको शुगर तो होगी लेकिन उनको बार बार पेशाब नहीं आ रहा होगा। हाँ, बार बार ऐसा भी हो पेशाब, सकता है, ऐसा ना हो कि वो गलत फहमी मेरे, ये मैं एक शुगर की एक ऐसी टाइप की बात कर रहा हर हूँ। बॉडी की अलग जी। वो होती है ना, सिचुएशन होती है। ये इसीलिए। शुगर की मैं एक ऐसी बॉडी की बात कर रहा हूँ जिसको हम असली शुगर का नाम देते हैं, हकीकी शुगर का नाम देते हैं। ठीक है, सभी पट्ठे कमज़ोर हो रहे होते हैं, पट्ठे कमज़ोर हो रहे होते हैं, हड्डियाँ जो हैं वो छोड़ रही होती हैं गोश्त को, दिन ब दिन कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं, बॉडी के ऊपर जो है वो सलवटें नज़र आ रही होती हैं, चेहरा जो है वो गोश्त ऐसे महसूस होता है जैसे लटक रहा है, ठीक है, और अपने कामकाज से दूर हो जाती हैं, कुफ्ते अरादी ख़त्म हो जाती है, अक्सर रोने को दिल करता है। सब पेशेंट की बात नहीं कर रहा मैं अक्सरियत अपनी उन माँओं बहनों की बात कर रहा हूँ जब वो मेरे पास आती हैं और अपनी बीमारी का जिक्र करती हैं। सभी जिस औरत ने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों का काम किया हो, अपने बच्चों को पाला हो और अपने जो है वो सारे भाग दौड़ के काम करती रहो, अभी वो इस काबिल नहीं रही कि वो अपने घर के सारे काम कर सके, तो वो उस वक्त उसके दिल में वही सिचुएशन आ रही होती है कि जब मैं तंदुरुस्ती में अपने घर के सारे काम कर लिया करती थी। तो अल्लाह के फजल करम से हमारे पास ये इलाज मुमकिन है। देखें, मैं पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हमारा इलाज बहुत महंगा भी नहीं है। जो बाज़ लोग ऐसे परेशान हो रहे होते हैं ना, जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा, मैं समझता हूँ उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, और जिनके पास फाइनेंशियली तौर के ऊपर मसला होता है वो ज़रा सोचते हैं
मैं कहता हूं कि अगर किसी भी पेशेंट को ये कंफर्म होता है कि मैं इलाज के बाद बिल्कुल मुकम्मल अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त हो जाऊंगा, तो उसके लिए पैसा कोई भी अहमियत नहीं रखता। हम अपने पेशेंट को ये एक पैगाम देने जा रहे हैं कि वो किसी भी बीमारी के अंदर मुब्तला है। मैं ख़ास तौर पे शुगर की टाइप्स के बारे में जैसे अभी बात कर रहा था, इसके अंदर एसाबी शुगर की जैसे मैंने बात की, असली शुगर की बात की, वज़न कम हो रहा होता है, पेशाब आ रहा होता है, रंग पीला होता है। सेम इसी तरह एक ऐसा पेशेंट होता है जिसके लबलबे के अंदर ट्यूमर पैदा हो जाता है, कभी उसकी शुगर गिर जाती है, कभी उसकी शुगर हाई हो जाती है। इसको पेशाब नॉर्मल मिकदार में ही आ रहा होता है, इसका वज़न नहीं गिर रहा होता, ठीक है। इसको जो है इसका खून गाढ़ा होने की वजह से इसके खून के अंदर शुगर और इस ज़ियाबितस की ये वो किस्म है जिसको हम गुद्दी शुगर बोलते हैं। इस शुगर के अंदर जो है ब्लड प्रेशर असली आ जाता है। इसके अंदर जो है आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है। इसके अंदर आपकी जो जिगर है वो फैट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपके पेशाब का रंग जो है वो पीला आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो पहले मैं किस्म बयान कर चुका हूँ, इसके अंदर पानी के कलर का पेशाब होगा, बार बार जो पेशाब आने की मैं बोल चुका हूँ। इस जो गुद्दी शुगर के अंदर है, जो जिगर की खराबी की वजह से होने वाली शुगर है, इसमें गुर्दों की सोजिश भी हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारी शुगर भी असली नहीं होती। एक वो शुगर हमारी होती है जिसके अंदर जो है हमारा लबलबा मुतासर होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर पैदा हो जाता है लबलबे के आपने अंदर। भी कहा ना शुगर का, एक लेडी है उनको शुगर है, तो उनको जो मुझे मैसेज भी आया तो मैंने कब से सवाल करूं, जी जी, उनके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, ये पस पड़ गई है और बड़ी एक तकलीफ में मुब्तला है। वो आए दिन यही कहती है कि कभी कभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, और वो शुगर पेशेंट है, बताओ कैसे। मैं इस बिल्कुल सभी आप एक क्या मेरे पास आने वाली ऐसी पेशेंट जो इसाबी और असली शुगर के अंदर मुब्तला हैं, जी या तो वो इंसुलिन के ऊपर जा रही हैं, जी अगर वो इंसुलिन लगा भी रही हैं नहीं, इंसुलिन पे नहीं है वो, नहीं। बिलफर्ज जा रही हैं, मतलब कि एलोपैथिक के नज़दीक वो इंसुलिन के ऊपर ठीक चली है, गई हम ये हैं, कह सकते हैं, कह ठीक, सकते ओके। हैं। अगर वो इंसुलिन पे नहीं भी गई हैं, तो ऐसे पेशेंट को आर्जी नहीं, अक्सर जो है यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होता है, अक्सर। ओहो, उसकी वजूहात शुगर का हाई रहना होता है, सबसे बड़ी बात। ओके। आपको शुगर की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, अगर उसको प्रॉपर शुगर की ट्रीटमेंट मिले तो यूरिन के अंदर इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, ठीक है। ऐसे पेशेंट को हम डॉक्टरों की तरफ से जो है वो बैरी साशे दे दिए जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एबोक्रेन साशे दे दिए जाते हैं। आर्जी तौर के ऊपर जो है वो यूरिन में इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। हम ऐसे पेशेंट को आर्जी तौर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स को शुगर की टाइप्स को देखते हुए मेडिसिन ज़्यादातर देते हैं। हम ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा दूध के अंदर जो है वो पानी मिला के भी दे देते हैं। इस सब गोल आर्जी तौर पे, लेकिन ये सब चीज़ें देते हैं, ये मेरी बात जहन में रखिएगा, आर्जी तौर के ऊपर, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर नहीं देते हैं। हम इस सब गोल का छिलका जो है उसको भी जो है वो दूध के अंदर मिला के पिला देते हैं पेशेंट को, ठीक है। हम ऐसे पेशेंट को एक काबा बना के देते हैं, उसके अंदर अदरक और सौंफ होती है, अदरक और सौंफ, 3 से 4 इलायची मिला देते हैं। हम ऐसे पेशेंट को एक और कावा दे रहे होते हैं, उस कावे के अंदर जो है ज़ीरा होता है सफ़ेद, मुलट्ठी जो है वो एक टुकड़ा होता है इसके अंदर, और 3 इलायचियाँ होती हैं। इसी तरह के डिफरेंट किस्म के जो कावा जाते हैं हम दे के यूरिन इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। लेकिन हमारा बेसिक जो काम होता है ना, हम उनको ऐसे पेशेंट को ऐसी ग़िज़ाओं का बता रहे होते हैं कि अपनी शुगर को कम करें। जैसे हकीकी शुगर के लोगों की ग़िज़ाएँ खट्टी और कड़वी टाइप आती हैं। मैं अक्सर का जिक्र आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ, मैं चंद का जिक्र करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाता हूँ। आप जितने भी स्ट्रेक फूड हैं वो यूज़ करें। इमली आलू बुखारे की चटनी असली शुगर के पेशेंट को, जिनको इंसुलिन लग रही होती है, जिनकी हाई रह रही होती है शुगर, जिनका जिस्म डलक रहा होता है, जिनको रातों को भी उठ के बार बार पेशाब करना पड़ता है, खट्टा जायका लाएंगे, बॉडी के अंदर ताकत आएगी। दिल के एक गैर इरादी मसल को ताकत देता है, यानी कि निज़ाम मेटाबॉलिज्म को जो है वो आपके बेहतरीन रखता है। हमारा खट्टा जितना भी जायका है दिल के ऊपर काम करता है। एसाबी शुगर के अंदर हमारे पट्टे कमज़ोर होते हैं, इसको हमें ठीक करने के लिए उज़लाती चीज़ें चाहिए।
उजलात से मुराद मसल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के पट्ठों को, मस्कुलर सिस्टम को ताकत दें। उनके जायके खट्टे होते हैं, उनके जायके जो है वो कड़वे होते हैं। और जिगर के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके जायके कुछ हद तक एक हिस्से के नमकीन और एक के जो है चुरबरे होते हैं। अच्छा, एक ठीक ये है। जो मछली कितनी फायदेमंद मछली खट्टे जायकों में आती है, उजलाती में आती है, मैदे के लिए आती है, सोने की तरह है मछली शुगर यही के तो मैं मरीज पूछ के रही लिए। हूँ, शुगर के लिए कितनी फायदे? सोने की तरह, जैसे कह लें कि उसने सोना खा लिया ना, कहते हैं जी क्या खाया, कहते हैं जी सोने की तरह कोई चीज़ हमने खा ली, इतनी बेहतरीन चीज़ खा ली। बड़े का गोश्त भी ऐसे पेशेंट के लिए अच्छा है, बशर्ते कि उसके अंदर चर्बी ज़्यादा ना हो। ठीक है, वो अपने रूखा गोश्त, रूखा गोश्त और चर्बी वर्बी निकाल के खा सकते हैं उसके अंदर। असली शुगर के पेशेंट के लिए बड़े का गोश्त बड़ा अहमियत रखता है। अक्सर जगह पे छुड़वा दिया जाता है शुगर, नाजायज़ है, बहुत गलत है। ऐसे पेशेंट को जो इंसुलिन पे हो, ऐसा पेशेंट जिसका रंग पीला हो, ऐसा पेशेंट, हाँ अगर उसको साथ ब्लड प्रेशर हो गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गलत तरीका इलाज की वजह से आज के दौर के अंदर, जैसे मैंने कहा ना, हमारे नज़दीक तिबे कदीम सदियों से चला आ रहा है हमारा तरीका इलाज, क्या हिकमत, ठीक है। आज के जदीद तकाज़ों से अगर हम उसको सर्च करने के बाद उसकी कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, कोई वो तो नुस्खा फिर तैयार कर रहे हैं, ब्लॉकबस्टर बन तो जाता क्या उसकी वैल्यू होगी अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पे बाज़ लोगों का ये कॉन्सेप्ट सभी के, शायद मैं जो बात कर रहा हूँ गलत होगी, शायद शुगर का इलाज दुनिया में नहीं होगा। बहुत से लोगों से आपने बात की होगी, आपने इलाज करवाया होगा, नाकाम हुए होंगे। हम पीछा करते हैं अपने पेशेंट का, हमें जुस्तजू है, अल्लाह से उम्मीद है, हमें अल्लाह से नाउमीदी नहीं है। हमने तो एक फ़िक्रा अपने प्रोग्राम में हज़ार मरतबा दोहरा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं भेजा जिसका इलाज नहीं भेजा। पहले ज़मीन के ऊपर अल्लाह पाक ने इलाज ये भेजा। कह रहे हैं बार बार कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, जब कुरान पाक खुद फरमा रहा है तो बात ही खत्म हो गई। जी, मैं सभी इसी चीज़ का अपने ऑडियंस को, सामीन को, मेरे दोस्त अहबाब जो मुझे सुन रहे हैं या मेरे देखने वाले जो हैं मुझे सुन रहे हैं और जो मुझसे इलाज करवा चुके हैं ना, मुझे उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, वो तो मेरे खुद से क्या हैं, वो मेरे खुद से मुझे प्रमोट करने वाले लोग हैं। मैं इस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होता हूँ, पुरसुकून नींद लेता हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि मेरा एक पेशेंट, जब मुझे इश्तिहार है मेरा पेशेंट, अरे वाह, मेरा पेशेंट मेरा इश्तिहार है, बगैर बोले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसा मज़ा आता है कि मुझे फ़लाँ पेशेंट ने भेजा, ये आपका शुगर का पेशेंट था, ये मुझे फ़लाँ पेशेंट ने भेजा, ये आपकी पित्ते की पथरी का पेशेंट था। रात मेरे पास एक पेशेंट था, 14 साल बाद अल्लाह पाक ने औलाद दी, फिर उसने अपने बहनोई का आगे इलाज करवाया, वो अभी मेरे पास कराची आ रहे हैं। बड़ी बेहतरीन किस्म की उन्होंने मुझे ला के जो है वो बर्फी खिलाई किसी इलाके की, मैं नाम हाँ जी, बिलांग उकाड़ा थे वो, और अल्लाह पाक ने उनको नवाजा और अल्लाह पाक उनको नेक सब ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे औलादे नहीं, अल्लाह पाक ऐसे सबब बना दे कि वो हैरान हो जाए। और अल्लाह पाक औलादे नूरीना नेमत हर जगह पे, मेरी ये दुआ है जिन बहनों के पास नहीं है अल्लाह पाक सबको औलाद दे, और ऐसा अल्लाह पाक सबब बना दे कि सारे जो है बहाने वो साइड के ऊपर हो जाए और अल्लाह की रहमत जो है कादर आ जाए। बेशक असल में अल्लाह पाक हम आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो वसीला बना देता है कोई तसलसल। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ नाज़रीन, आप PTCL नंबर भी साथ साथ अर्श प्लीज़ प्ले करवाएं ताकि जो कोई क्वेश्चन करना चाहे, सवाल करना चाहे हकीम साजिद साहब से, वो भी बात कर सके। इनके नंबर तो चलाएं लेकिन PTCL भी मेंशन, PTCL भी बीच बीच में जो चल रहा होता है ना, उसका मकसद हमारे साथ लाइव कॉल क्या होता है, हम लाइव ताकि आप प्रोग्राम में हमसे कुछ बात कर सकें। अच्छा, मैं एक और सवाल, ये तो शुगर के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती, ऐसा भी है, और वो कॉन्फिडेंस बड़ा लेक होता है कि यार ये मुझे प्रॉब्लम है, अब मेरे लिए शादी करना मेरे लिए एक इंसल्टिंग का सबक बनेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अब मुझे बताएं, कोई भी देखे कहते हैं ना, ये मैंने छुप के सवाल ओपन देखिए, ये शर्म नहीं है हम बोलते हैं, और मसले को आप गाली मत समझें किसी भी चीज़ को। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के अंदर देखें तहारत के, अल्लाह तबारक व तआला ने मुबाशरत के, हर हम मुख्तलिफ तो हम सिखाते हैं। आज के दौर के अंदर कुछ ऐसे पीरियड की बात दी जा रही है कि बच्चियों को फलां से आगाह किया जाए, मैं दबे लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ जब शरीयत ने एक चीज़ को खुल के बयान कर दिया,
तहारत के मसाइल देख लें आप, अल्लाह के नबी पाक सल्लम के अपने जो है अच्छा, वो। हमारे साथ कॉल है, बात करेंगे जी, तो कॉल जैसे ही साथ-साथ नंबर करते स्क्रीन रहेंगे, पर बात डला चलती है तो रहेगी। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, शादी इस्लाम से जी जी, बात कीजिए मेरे भाई, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनवार है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से अनवर भाई, साजिद भाई से बात कीजिएगा। जी जी। जी, हेलो करें साजिद भाई। बताइए जी आप। सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहिब भाई, मैं जो अपनी वाइफ के बारे में मालूमात कर दी थी, तो ये जो ब्लड की शुगर है तकरीबन 7-8 साल से। जी ठीक है। और उम्र कितनी होगी इनकी जी? उम्र तकरीबन 35-36 होगी। ठीक है, गोलियां ले रहे हैं? जी हाँ, ये अभी तो बीच में तो डॉक्टर से लिखा था, उन्होंने ग्लूकोमास करने आती है, बोल रहे हैं। सही है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है इनका? मेरे डॉक्टर उनके ब्लड प्रेशर भी रहता है, वो 100 जो टेबलेट आती है ना, वो भी लेती रेगुलर पे है। जाहिर है ये जब चीज़ें आ गई तो पूरी बॉडी के अंदर दर्द भी रहता होगा, ये तो वाज़ेह हो गया, पट्टों में भी जी कुछ जी होगा। जी जी ठीक जी है, जी जी। देखें जी मैं चलें आपको जी, जवाब बहुत देता हूँ। शुक्रिया अनवर भाई। अब आप गौर से इनका प्रोग्राम भी देखें, ये डिटेल में आंसर भी देंगे, उनका नंबर चल रहा है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हकीम साजिद साहब, क्या मेरे कहेंगे? भाई हैदराबाद के अंदर हम मेडिसिन आराम से भिजवाते हैं। और ये आ सकते हैं, 2-3 घंटे हैदराबाद रास्ता का है। मेरे पास लतीफ़ाबाद 8 नंबर से, ठीक है 6 नंबर से, कहाँ मैं बोलता हूँ लतीफ़ाबाद के जितने भी हैदराबाद में नंबर है ना, ये पेशेंट मेरे पास से जत्थों की सूरत में आते हैं। ठीक है, 8-8 लोग, 9-9 लोग, 10-10 लोग तो एक वहाँ पर एक आते हैं। दिन की सीटिंग रखनी सभी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आगे महीने करेंगे। में एक दिन सीटिंग इतने रखना। इस वक्त आपने देखा मैं कितना मसरूफ हूँ, बहुत आप मुझे मुझे पता है। अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए कितनी कितनी जो हाय, है वो इनका मैं हो रहे मैंने थे। 5-6 महीने से प्रोग्राम अक्सर मेरा सभी से मेरा सबसे बड़ा ये एतराज़ है कि मैं इनको टाइम नहीं देता प्रोग्राम के लिए, मसरूफियत की वजह से अच्छा, अपनी। एक और कॉल है साजिद भाई, प्लीज। जी मैं इन भाई का भी इनका जवाब भी दूंगा, जवाब हैदराबाद वाले दीजिए। का, और आप आगे लें। आप हेलो अस्सलाम कॉल। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम? जी, मेरा नाम है मिसेस जियाउर रहमान। अच्छा, मिसेस जियाउर रहमान, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने लाहौर से कॉल की। लाहौर से। बात कीजिएगा हकीम साजिद साहब से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, मेरे बच्चों को एडिसन डिजीज है। जी एक बेटा फौत हो गया, 2 को है। इनके गुर्दों पे कुछ वदूद होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा बनते हैं। उन्हें कंट्रोल रखने के लिए सिस्ट बेटा बन खा जाती रहा है हैं। 17 साल से दवाई, और बेटी 14 साल से। तो आप ये बताएं कि दवाई, ये बीमारी इनकी खत्म हो सकती है? देखिए अगर आपने देखा हो तो रात मेरे पास एक जुबैर नाम का अच्छा, इनको बच्चा। आंसर उसके बाद करें। जी मैं खुदाफिज आपको करें तो कोई सवाल तो नहीं जी करना? बस आप मेरा नंबर नोट करें सबसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर, आपने शुक्रिया, यही बताएं। फिक्रा। अच्छा आप भाई, मेरी प्यारी बहन, जी। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वहां से नोट जवाब सुने कीजिएगा। आप। और अभी साजिद भाई आपको इसका आंसर भी देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप साजिद भाई जवाब दीजिए। देखें जी, हैदराबाद से जो भाई मेरी अभी बात कर रहे थे, जी। मेरा नंबर नोट करें। एक कोई भी ऐसा पेशेंट जो मुझे टीवी के ऊपर कॉल कर रहा होता है, व्हाट्सएप के ऊपर उसने ये मैसेज छोड़ना है, और ये जो बात मुझसे की ये आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ठीक पे है, छोड़नी ओके, इनका आंसर ताकि ये होगा। मुझे ये कंफर्म हो जाए कि मुझे से जो बात करने वाले पेशेंट थे, अपने शहर का नाम जरूर शहर लिखें। का नाम, जी। कि जी हमने हैदराबाद से आपके हाँ, टीवी प्रोग्राम लाहौर में से कॉल किया, की थी, जहाँ या पे लाहौर से हमने ये बात की थी, हमारे बच्चों के साथ ये किडनी डिजीज़ आ रही थी, तो ब्लड प्रेशर साथ हो, जैसे मैं बता रहा था, साथ शुगर हो और साथ पट्ठों की कमज़ोरी हो। हम ये बोलते हैं कि हमारे जो मतब के अंदर तैयार करदा अद्वियात के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फजल से शुगर का रिज़ल्ट आया। मैं उसकी डेफिनेशन आपके सामने बयान ये करता हूँ कि हमारा हर पेशेंट जो हमसे इलाज मुकम्मल करवा चुका है, सबसे पहले हम उसको एक अल्फाज ये बोलते हैं कि देखें जी, जहाँ पे आपने सारी ज़िंदगी अद्वियात खानी है, वहाँ पे आप एक कलील अरसा हमारी मेडिसिन खा के शुगर के इलाज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं, और आपको ज़िंदगी के में आइंदा शुगर के आप पेशेंट नहीं अच्छा, करवाएंगे। मेरे पास एक और कॉलर ठीक है। है, शॉर्ट फॉर्म में कॉल सबका आंसर सबके दें लिए हमारे कॉल है, और पास। मैं एक कॉल, इंशाल्लाह असल में रिप्लाई नंबर अभी करूंगा। ऑन करवाया है जी मैंने। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम अमजद हुसैन है जी, मैं मुल्तान से बात कर रहा जी, हूँ। बात जी। कीजिए, हकीम साजिद साहब से बात कीजिए। जी जी काइंडली। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ, मेरी वाइफ को एक मसला है कि उनके गिट्टे पे, दाएं गिट्टे पे सूजन हो जाती है, ठीक है। और गिट्टा दर्द करता है।
ठीक है। किसी ने यूरिक एसिड बताया, किसी ने मैदे का प्रॉब्लम बताया, लेकिन वो हर तरह की दवाई हम खा चुके हैं, लेकिन वो आराम नहीं आता। ठीक है। वो वजन वक्ती कितना तौर होगा? पे आ जाता है। हाँ वजन जी। कितना होगा? वजन कितना होगा? उम्र उम्र जो है वो तकरीबन 52 साल है। और वजन कितना होगा अंदाजन? वजन थोड़ा हैवी वेट है। देखें जी, मैं आपको इसका रिप्लाई देता हूँ। बहुत मुझे दोबारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जी, हाफिज जी। दोबारा सुनिए आप मुझे। अच्छा जी, पहले पेशेंट का मैं जवाब देता चलूँ जो हैदराबाद के अंदर मौजूद हैं। अगर आप हैदराबाद से यहाँ ना भी आना चाहें कराची के अंदर, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज छोड़ना होगा, और उस मैसेज के बाद जो है आपने मुकम्मल कंडीशन जो है अपनी मिसेस की हमें बतानी होगी। शुगर के साथ साथ हम जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है उसको कवर कर रहे होते हैं। शुगर के साथ साथ अगर उसको पट्ठों में कमज़ोरी हो रही होती है, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि हमारे इलाज के बाद अगर आप अपने आप को एक तंदुरुस्त शख्स की तरह आपकी बॉडी ना हो तो फिर मैं समझता हूँ हमारे इलाज का फ़ायदा अच्छा, नहीं वो है। जो दूसरी लाहौर से जिन्होंने कॉल किया, मेरे भाई आप ना दूसरी जो हाँ जी। लाहौर से मुझे बात आई है, मैं उनको अभी भी बताने लगा था। मेरा जो है, अगर आप टीवी के ऊपर देखें तो मैं किडनी डिजीज़ के ऊपर कंप्लीट काम कर रहा होता हूँ। इसके ऊपर फैब्राइड बनना, सिस्ट बनना, मैं जुबैर बच्चा कल मेरे पास आया है, उनके ख़ानदान के अंदर भी सेम ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है जैसे ये मेरी बहन बता रही थी लाहौर से। कॉलर भी ले, मैं सबका जवाब देते हुए फ्रॉम जाऊंगा। हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जाहिद साहब, हकीम साजिद इस्लाम साहब से बात कीजिए। जी। जी जी, मेरा जो है ना मसला यही है, शुगर का। मेरे पाँव जो है ना, ये तलवे जो है ना सुन होते हैं, ये शुगर की वजह से। उम्र क्या है आपकी? मेरी तकरीबन 65 साल उम्र। और ये शुगर कब से है वजन आपको? मुझे तकरीबन 10 साल हो गई। शहर कौन सा है जी? हैदराबाद। हैदराबाद। देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपके पाँव सुन होते हैं। आपको रिप्लाई इसका देते जी, हैं। लाहौर से जो किडनी डिजीज़ की बात हो रही थी, इसका प्रॉपर इलाज हमारे पास मौजूद होता है। मैं किडनी फेलियर के पेशेंट का भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर रहा हूँ और कामयाब इलाज कर रहा हूँ, और सैकड़ों के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मेरे किडनी डिजीज़ के पेशेंट ओके हुए हैं। किडनी भी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे हम शुगर के पेशेंट का इलाज जब कर रहे होते हैं ना, इसमें भी हम किडनी को देख रहे होते हैं। एक ऐसी कलवी शुगर होती है जो जिगर से रिलेटेड होती है। बीच में आपको मैंने कहा कि गुर्दों की सोजिश हो जाती है, एक मैंने फिक्रे में पीछे आपको दोहराया था। तो किडनी में जहाँ पे सिस्ट बन रही होती हैं, और मल्टीपल सिस्ट जैसे उन्होंने बोला बता रही है, यहाँ से नेफ्रॉन प्रॉब्लम करने लग जाता है। ठीक है, इसका ताल्लुक हमारी बॉडी के मुख्तलिफ दिल के साथ भी जुड़ा हुआ है कि 25% मैं दिल कह सकता हूँ इसके, 25% दिमाग, और 50% ये मर्ज़ आपके जिगर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब हम इलाज करते हैं किसी भी किडनी पेशेंट का, हमें उसके जिगर को सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है। जिगर अच्छा, को। मैं हम मुख्तसर एक और कॉलर है, इनका मुख्तसर ये कह सकते हैं कि आप इनसे राब्ता करें व्हाट्सएप के ऊपर, डिटेल इनको दीजिए जी। बाकी फिर हम मुल्तान के पेशेंट के ऊपर। कहाँ से? रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्लाह का शुक्र है। सवाल कीजिएगा हकीम साजिद साहब से। अच्छा मैम, ये मैं हकीम साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे जो पाँव हैं उनकी उंगलियों के दांत से पड़े हुए हैं। थोड़ा शिजात आवाज ऊंची करना, समझ में कम आ रहा है। उंगलियों के ऊपर, तो उसका क्या इलाज होगा? उंगलियों के ऊपर दाग आ रहे हैं? ये दांत। अच्छा जी, मैं आपका इसका बहुत भी जवाब शुक्रिया, देता बहुत हूँ। शुक्रिया मेरी बहन अस्सलाम। पता नहीं, मुझे अब समझ नहीं है कौन। जी, मैं चले जी, इनसे अल्लाह व्हाट्सएप पे हाफिज। देखें। अगर मैं किसी से सवालात के जवाबात मुकम्मल ना दे सकूं तो स्क्रीन के ऊपर चलने वाले जो मोबाइल्स के नंबर हैं वो मेरे पर्सनल नंबर हैं। ठीक है, आप उससे माजरत करेंगे जो पेशेंट को मैं नहीं समझता कि अभी प्रोग्राम के अंदर ही आपकी मेरे रिप्लाई में तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, मेजोरिटी जो है ये इसके ज्यादा है शुगर के, शुगर जिनके के पाँव सुन हो रहे थे, वो भी कोशिश करें। एक तो मैं मुल्तान से जिनका आया है कि वो आप मुझसे रब्ता करें। देखें, इसकी वजूहात एक यूरिक एसिड भी होती है। जब आप, और ये मेरे पेशेंट जो शुगर की मुझसे बात कर रहे थे, जिनके पाँव सुन हो रहे होते हैं, नेक्रोसिस, पैरों का सुन होना, खून का सही तरह से बॉडी में फ्लो ना होना, कमजोरी होना, ये जलन होना, पैरों के अंदर जलन होना और पैर सुन हो जाना, शुगर के सही इलाज के ना होने की निशानियों में से एक हिस्सा ये है। अच्छा, हाँ जी, वो लोग जिनके पैरों के अंदर जलन हो रही होती है, वो लोग जिनका जो है पाँव सुन हो रहे होते हैं, तो आप ये हमारे पास आप देखें जी, हमारा नंबर लें। शुगर के सब पेशेंट जो जिन्होंने अभी बात की है मुझसे,
रावलपिंडी से हों, इस्लामाबाद से हों, पाकिस्तान के किसी भी कोने से हों, हम आपके बात सुनेंगे, आपकी डिटेल अपने पास कलेक्ट करेंगे, ये रिकॉर्ड होगा हमारे पास। हमसे आप 20 साल के बाद भी पूछें, इंशाल्लाह जिंदगी रही हम बताएंगे इंशाल्लाह। चले जी, कॉल ले और- साजिद भाई। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अशोर हो रहा है। हेलो, हेलो, आवाज़ बंद करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप टेलीविजन की आवाज बंद कीजिएगा प्लीज, मेरी प्यारी बहन। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम अक्सा है, हफ्सा, कहाँ से कॉल की? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। बात कीजिए, हकीम साजिद साहब से बात जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या मसला है। जी, मेरे पापा को ना शुगर का मसला है, ओके। जी, इसकी वजह से ना उनके ना पाँव जलते हैं और पेन भी होती है काफी। अब तो कंट्रोल में है। आपके बाबा की उम्र क्या है? मेरे बाबा की उम्र तकरीबन 50 से ऊपर है। अरसा कितना हो गया इनको शुगर में गए हुए? मैक्सिमम इनको हो गया 1-2 साल हो गए। कहाँ तक शुगर देखी जब फर्स्ट टाइम पे पता चला तो? वो ये इनके पहले हुई थी तो कंट्रोल कर रही हूँ, फिर दोबारा अब हुई है। अब वैसे कंट्रोल है, कभी तेज हो जाती है, कभी लो हो जाती है, ऐसे हो जाता है। और अब पाँव बहुत ज्यादा चलते हैं। आप मेडिसिन नाम कौन सी बताएं इस्तेमाल इनका करें, जी, पूछें? नाम क्या है आपके वालिद साहब का? मोहम्मद अशरफ। आप अपने वालिद साहब के चेहरे की और ज़बान की तस्वीर मुझे भेजेंगे। जो आप गोलियां खा रहे हैं वो मुझे सेंड करेंगे, और ये जो बातें आपकी मुझसे हुई हैं मुझे दोहराएंगे। अल्फाज सुनूंगा मैं आपके, आपको फिर मेरी तरफ से कॉल्स आएगी, मैं मुकम्मल अबू की डिटेल कलेक्ट करूंगा। उसमें मुझे जिन चीज़ों का पूछना होता है, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दें। हर पेशेंट, जितने भी मेरे से अभी तक बात हो चुकी है, जैसे मुल्तान से वो पाँव के स्वेलिंग की बात हुई है, वो आप भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। सोजिश स्वेलिंग की भी हम साथ साथ इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। आपसे इजाज़त ले ली है जी इन्होंने? मैं वही कह रही हूँ, आपने जो जो जी, सवाल करने जी, थे मैं करें। इन सबको बहुत बस अभी शुक्रिया, अभी आप रिप्लाई देता हूँ। डिटेल जो है ना प्रोग्राम में देखिए मैं क्या देता क्या हूँ। कह रहे हैं अशरफ हम साहब आपसे, का ठीक है? आप नाम मुझे सेंड करें, हर पेशेंट मुझे अपना नाम सेंड करें, शहर का नाम। शहर का नाम सेंड कर दे, जबान की और फेस, जबान बाहर निकालें। अच्छा, उसकी ये एक सबको तस्वीर कह रहे सेंड- हैं, मैं जबान सबको ही बोल रहा ओके, हूँ, सही, सबको ठीक, बोल रहा ठीक। हूँ। जबान की एक तस्वीर और फेस की एक तस्वीर भेजें। कहीं पे नामुमकिन हो सके तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा। जहाँ मुमकिन हो तो हमारे लिए डायग्नोज तशखीस के अंदर बड़ी आसानी हो जाती है। और उसकी बीमारी की डिटेल ही होती है, जैसे डिटेल, कितने साल से, हिस्ट्री, उम्र कितनी है और वजन कौन सी कितना गोलियां है। खा रहे हैं, ठीक। कौन सी गोलियां खाते हैं, कितने अरसे से बीमारी है, जी, जी। उम्र क्या है, पाँव में जलन हो रही है, पैर सुन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, कब्ज रह रही है या नहीं रह रही, गैस है। बनती है या नहीं बनती, बिल्कुल नहीं, जरूरी ठीक है, जरूरी है। सारी चीजें हम अपने पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। ठीक। यहाँ से हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को हमें दिल की तरफ से ट्रीट करना है, दिमाग की तरफ से करना है, या फिर जिगर की तरफ से करना है। अच्छा, तस्वीर में समझ आ जाता है आ जबान जाता का? है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यूरिन से हमें समझ आता है, नब्ज से समझ आता है, देखे ना। और हमारे जर्नल एक्सपीरियंस से हम अपना जो है तजर्बा लेते हैं। अच्छा, क्या वीडियो से भी अगर आप ऐसे कुछ लेना वीडियो चाहें से तो? ज्यादा, क्योंकि कैमरा सही फोकस नहीं कर रहा होता, तो रियल ओके। तस्वीर हमें दी जाए। एक जबान बाहर निकाल के मुंह से अच्छी तरह से, और एक फेस की रियल जो तस्वीर आती है, उससे हम डायग्नोज करते हैं। साथ हम इसके साथ हमारे मुआवन होता है हमें पेशेंट की हिस्ट्री। अच्छा, आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कितने अरसे से किसी बीमारी के अंदर मुबतला है। 2 साल से, जैसे अशरफ भाई का शुगर का बता रही हैं, और जैसे एक पेशेंट के पाँव के जलने की हमारे पास आई है, लेकिन बोलते हैं अभी अद्वियात खा रहे हैं, शुगर जो पतला करने वाली जो है खून को मेडिसिन दे दी गई, उससे बॉडी के अंदर सभी खून का फ्लो हो गया। जब आपके बॉडी में किसी हिस्से को मुनासिब मिकदार के अंदर खून नहीं जाएगा जो कुदरती तौर के ऊपर जाना चाहिए, जब आपके खून नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक जलन शुरू हो जाएगी। पाँव सुन उस वक्त हो जाएंगे जब ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, यहाँ से गैंग्रीन का मर्ज शुरू होता है। सभी अच्छा। ऐसे पेशेंट जिनका पाँव सुन हो रहे हैं, हाथ या कोई बॉडी का हिस्सा सुन हो रहा था, खासतौर पे शुगर का पेशेंट, वो गैंग्रीन से बचें, अपने मोजे पहन के रखें, शूज पहन के रखें, अपने आप को ठोकर लगने से बचाएं। बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी कॉलर्स ने कॉल किए हैं, या आप सभी मेरे से पिछली दफ़ा भी पूछ रही थी, मेरे बहुत से प्रोग्राम के अंदर अगर मैं एक फिक्रा जब बोलता हूँ ना कि मुझे सब ऐसे पेशेंट कॉल करें जो ठीक हो चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरमार लग जाती है प्रोग्राम के अंदर। जो है हमारे पास मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से
जो है पेशेंट अटैच हो जाते हैं जो ठीक हुए हैं। ये भी आखिर के 20 मिनट में पीटीसीएल नंबर ऑन हुआ है। हमारा ये जो पीटीसीएल का नंबर ये स्टूडियो का होता है और बाकी मेरे पर्सनल नंबर होते हैं, आप वो नोट कर लें। वो नोट करें, आप मुझसे रब्ता करें, हम आपके कॉल्स का रिप्लाई करेंगे। ऐसे पेशेंट जिनसे मेरी बात हो चुकी है, किडनी के, शुगर के और पाँव पे स्वेलिंग के, जो मुल्तान में आए हैं, ये मुझे व्हाट्सअप के ऊपर प्लीज़ रब्ता कर दें आप। या अगर आपके पास व्हाट्सअप मौजूद नहीं है, सादा एक मैसेज कर दें कि हम फलां पेशेंट हैं, जगह फलां जगह से बात कर रहे हैं। शुगर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, पित्ते की पथरी हो, गुर्दे की पथरी हो, बेऔलादी बंजपन हो, औरतों के लिए हमारा बेहतरीन किस्म का ऑयल रिगेनी हेयर ऑयल, आजकल हम सादा ही बोतल के अंदर भेज रहे हैं, हमारे पास उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। गंजपन के लिए वो हम अक्सर गंजेपन के लोग हमसे तकाजा कर रहे होते हैं कि गारंटीड है। मैं बोलता हूँ स्टाम्प पेपर लाएं। मेरी माएँ बहनें जो कलर के मामले के अंदर, हार्मोन्स के मामले के अंदर परेशान हैं, हमसे रब्ता करें। हमारे नंबर्स के जो है सेटिंग कब तक बैठते हैं आप, टाइमिंग बता दें। 3 बजे से लेके सभी ऑफ कुछ भी नहीं है इनका, ऑफ कोई दिन नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद से अपने क्लिनिक के ऊपर जो मौजूद होता हूँ वो तकरीबन 2 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, इससे लेट भी हो जाते हैं, पेशेंट का रश होता है। लेकिन मेरी जो टीम है सुबह 10 बजे से आपकी कॉल को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। किसी की आने वाली मिस कॉल का भी रिप्लाई किया जाता है। उसकी तशखीस के लिए सारा जो मुआवन मवाद और बातें होती हैं वो हमारे पास कलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद हम उनसे उनका नंबर्स, मोबाइल्स नंबर्स, उनका एड्रेस वगैरह लेने के बाद पूरे मुल्क के अंदर मेडिसिन भेजते हैं। मुजाहिद कॉलोनी डालमिया है, ये स्टेडियम रोड पड़ता है कराची नेवी में, नेवी SRE मस्जिद के सामने डालमिया स्टाफ के ऊपर हमारा क्लिनिक मतलब हकीम साजिद इस्लाम के नाम से कराची के अंदर मौजूद है। जो कराची के लोग, हैदराबाद के करीब 3 सिटी के लोग हैं, दिन के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे पास फिजिकली आके अपना चेकअप करवा के अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। किसी और भी सबसे प्रॉब्लम के आसान मतलब साजिद भाई, बस आपके नंबर पर रब्ता करें। नंबर आपका पे बहुत रब्ता शुक्रिया, करें। दो में याद जी। रखिएगा। नेक्स्ट थर्सडे आपने फिर आना है और डिस्कस। इंशाल्लाह, थैंक यू जी। इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम यहाँ लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। कहते हैं कि बच्चे जब ग्रेजुअली स्कूल गोइंग होते हैं तो पेरेंट्स उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी एजुकेशन में बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों पर जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ज़ाहिर बात है उनके लिए सब उनकी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करते हैं, तो बच्चों को भी इतने सिंसियर होना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, उतनी ही दिलजोई और लगाव के साथ एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत इसको ईजीएस्ट समझते हैं और पैसा वेस्ट करते हैं और आखिर में कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, या जब माँ बाप का शेल्टर उनके सरों से हट जाता है उसके बाद उनको एहसास होता है कि हमने उस वक्त को क्यों नहीं कैच किया। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और हमारे लिए बहुत सारी ऐसे ब्रांचेज हैं जब हम अपनी तालीम के साथ अपने स्किल्स को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। कभी कभी कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कुछ मेडिकल में जाना चाहते हैं, कुछ और बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, लेकिन ना अवेयरनेस और एक हवा बन जाता है, ओह डॉक्टरी पढ़ना कितना मुश्किल है, ओह सीए करना कितना मुश्किल है, ओह बायोलॉजी पढ़ना, प्री इंजीनियरिंग करना। तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ये कहूँगी कि हमें एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, एक रहनुमाई की ज़रूरत है। थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा ये करें कि ग्रेजुअली उसको समझाते रहें। इसके लिए हमारे पेरेंट्स और असातिज़ा दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे सीए क्या है और सीए कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या ये एक हवा है या कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्या चीज़ है। जिस तरह आप डॉक्टर बनते हैं, जिस तरह आप इंजीनियर बनते हैं, इसी तरह आप सीए भी कर सकते हैं। लेट्स सी, आज हम इस
मौजू पे बात करेंगे। आप हमें क्वेश्चन करना चाहें, सवाल भी कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ एजुकेशनिस्ट यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और नॉलेज लेंगे। मैं भी लूँगी, मुझे भी नहीं मालूम, मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन बहुत सारे चल रहे हैं। आप भी सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेरे बिल्कुल राइट हैंड में, और अक्सर जब भी एजुकेशन की बात होती है, तालीम की बात होती है, हमेशा मेरे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं सर इमरान खालिक, और ये हैं हमारे साथ डायरेक्टर IK कोचिंग सेंटर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इमरान भाई? और हमेशा मेरे साथ एजुकेशन मामले में सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, इनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं फैकल्टी मेंबर IQ स्कूल एंड फाइनेंस से ओवैस कासमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कासमानी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। You're welcome. थैंक यू सो मच। इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं और वो है डायरेक्टर IQ स्कूल एंड फाइनेंस मुर्तज़ा कायद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुर्तज़ा अल्लाह साहब? का शुक्र, आप कैसे? बहुत शुक्रिया एक नए मौजू को हाईलाइट करने का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड माय टीम। और हम इंशाल्लाह आज जो है CA के पहलू के हवाले से डिस्कशन कर रहे होंगे कि जो एक परसेप्शन और मिथ और रियलिटी में क्या फ़र्क है, वो इंशाल्लाह आज की डिस्कशन में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे चलते हैं। आगे भी माशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह इनकी पूरी टीम यहाँ तशरीफ़ रखती है, तो यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं बिजनेस कंसल्टेंट IQ स्कूल एंड फाइनेंस से मुजम्मिल मुनाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मुजम्मिल साहब? अल्लाह का शुक्र। आप मुस्कुराता चेहरा, आज बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और मेरे पास लास्ट और नॉट लीस्ट यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर फैकल्टी IQ स्कूल एंड फाइनेंस से ताहा पोपाटिया सॉरी मेरे लफ्ज़ दोबारा कह देते हैं। तला पोपाटिया साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे भी गलती, लाइव शो है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इमरान साहब से बात करूँगी। CA, जिस तरह मैंने इंट्रो में, छोटे से इंट्रो में कहा कि बहुत सारे जो हैं हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद कुछ प्रोफेशन है जिसमें जाते हैं, लेकिन CA अगर हम हासिल करें तो इसको इतना क्यों बहुत किया जाता है कि डिज़ास्टर है या मुश्किल है, और अगर हासिल किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या आगे फ्यूचर है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक नेगेटिविटी फैलाई जाती है। हमें उन नेगेटिव लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनका काम ही यही है, उनके पास से नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं जो कि हमारा सारा काम खराब करती है। उनकी बातों को नहीं सुनना। ठीक। हम भी जब छोटे होते थे तो सुना करते थे कि भाई CA करना बहुत मुश्किल है, आप गंजे हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपका CA कंप्लीट नहीं होगा। इससे आपका CA कंप्लीट होगा, इससे बेहतर है कि आप कुछ और प्रोफेशन चूज कर लें। ओके। तो आगे जब बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ाई भी वैसी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, और आप एक अच्छी लाइफ गुजारें जिसमें आप अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को, एक अच्छी फैमिली को आप एक लाइफ दे सकें, तो उसके लिए आपको ऐसी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब ये कोई हम फिल्म तो चल नहीं रही कि आप 5 मिनट में करोड़पति होगा, अरबपति होगा। उसके लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे जहन में, बच्चों के जहन में ये कॉन्सेप्ट शुरू से ही डाल दिया जाता है कि भाई CA बहुत मुश्किल है, कर नहीं सकते। तो जिन लोगों ने CA किया है तो क्या वो आसमान से उतरे हैं? वो भी हमारी तरह 2 हाथ रखते हैं, 2 पैर रखते हैं, और उनके पास भी दिमाग है। लेकिन दिमाग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। किसी को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिमाग दिया होता है, किसी को कम दिया होता है, लेकिन दिया सबको होता है। तो हर कोई, अगर कोई एक सवाल है, अगर वो याद कर रहा है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कोई बच्चा उसको जल्दी भी कर लेता है, तो कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन कर लेता है। तो जो नेगेटिव लोग हैं वो बेचारे खुद अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, 3-4 अटेम्प्ट दे दी होती है, नहीं निकल रहे होते, तो अब वो लोगों के लिए हवा बना देते हैं। अब वो ये नहीं बताते कि भाई हमने उस हिसाब से मेहनत नहीं की, या हमने उस अदारे को नहीं चुना जिस अदारे में हमें इस तरीके से, आप समझे कि पढ़ाया जाता है, कि आप समझे कि स्पून फीडिंग कराई जाती है, कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाता है। आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ऐसे अदारे कराची में मौजूद हैं। उन्हीं अदारों में से एक IQ स्कूल एंड फाइनेंस है। ठीक है, 20 साल मुझे भी एजुकेशन में हो चुके हैं, और मैं भी देखता हूँ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को। 4 साल के अंदर जिस तरह IQ स्कूल एंड फाइनेंस ने अपना मुकाम बनाया है कराची के अंदर, नो डाउट मैं बहुत ही मतलब इसकी मुबारकबाद दूंगा सर मुर्तज़ा कायद को, जो कि इसके डायरेक्टर हैं, यहाँ बैठे हुए हमारे साथ। 4 साल के अंदर IQ स्कूल एंड फाइनेंस को हुआ है, और इसको 4 चांद लगाए अवैस कासमानी साहब ने, जो 3 साल हुए इनको यहाँ पर आए हुए।
और ये जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात तो मैं खुद भी शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई हमने तो सुना है सीए की पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है, अफवाह होती है, लेकिन जिस तरह इनके पढ़ा रहे होते हैं, जिस तरह से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो उससे बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है और बच्चा जो है वो पढ़ लेता है। बस ये कि उस नेगेटिव थॉट को जहन से निकालना पड़ेगा कि भाई सीए नहीं होता। ये भी जहन में रखें सीए करा भी है लोगों ने। हमारे साथ मुर्तज़ा कायद साहब बैठे हुए हैं, यंगेस्ट सीए हैं ये इस वक्त, 25 साल की उम्र में इन्होंने सीए किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर कमा रहे हैं आप? नहीं कवर है। तो अब ऐसे आप जरा प्लीज गौर से जरा मिलवा लीजिए। आप देखिए सैरी कि हमें इन लोगों को अपना हीरो बनाना चाहिए कि यार 25 No साल doubt, की no उम्र में doubt, चार्टेड no doubt. अकाउंटेंट, ठीक है, अवैस कासवानी साहब हमारे साथ बैठे हुए 27 साल की उम्र में चार्टेड अकाउंटेंट, ये मनाफ साहब बैठे हुए, मतलब ये वो लोग हैं कि मकसद हमारे रोल मॉडल्स हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इन लोगों को हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि यार ये अगर 25 साल में कर सकते हैं, ये 27 साल में कर सकते हैं, तो इनके तो पीछे वो बैकग्राउंड नहीं है, वो बैकग्राउंड नहीं है। किस मुश्किल हालात में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है कि अपना एक्सपेंस खुद उठा के इन्होंने पढ़ाई की है और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि मुर्तज़ा साहब थोड़ा सा इसमें अच्छा मैं चलती हूँ, मैं अभी मुर्तज़ा साहब के पास ही चलती हूँ क्योंकि ये माशाल्लाह डायरेक्टर हैं IQ स्कूल एंड फाइनेंस से। और मैं एक बात मेरे जहन में, जिस तरह इमरान भी कह रहे हैं कि आखिर सीए क्यों किया जाए और इससे हमारी लाइफ में क्या चीज़, और कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इतनी क्यों इसको हवा बनाया हुआ है कि इसको हम हासिल करेंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर हम हासिल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी कितनी कंफर्टेबल जोन में जाएगी। जी थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी स्पीक। देखें, सीए की ना बेसिकली जो एक स्टूडेंट जो कि सीए में आने का सोचता है और फाइनली जब वो सीए क्वालिफाइड हो जाता है, तो ये पूरा जो एक स्टेज है ना, इसमें डिफरेंट स्टेप्स या डिफरेंट लेवल से गुजर रहा होता है। हर लेवल के अपने चैलेंजेस है, हर लेवल के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स है। सबसे पहले तो हम सीए में अगर एंट्री की बात करें तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना काउंसलिंग का या गाइडेंस का इतना रुझान नहीं होता। बिल्कुल सही। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं, इन्होंने जब अपना इंटरमीडिएट या कैम्ब्रिज स्कूलिंग खत्म की होगी, तो कुछ लोगों के तो अगर लेट्स से कि फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशनिस्ट है तो वो थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी फैमिली में इस तरह की अगर गाइडेंस वगैरह नहीं मिलती, तो स्टूडेंट जनरली अपनी इंटरमीडिएट के बाद कैम्ब्रिज के बाद थोड़ा सा ब्लैंक फील कर रहा होता है। उसे नहीं पता होता कि आदर उसे अपना करियर फाइनेंस में बनाना है, मेडिकल साइड पे बनाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है। फिर उसके बाद आने वाले वक्तों में 5 साल बाद 10 साल बाद किस चीज़ की क्या वैल्यू होगी, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास अगर ऐसे कि सीए कोई स्टूडेंट आता है सबसे पहले सीए की काउंसलिंग के लिए, तो स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले तो ये रिकमेंड करता हूँ कि किसी की बातों में आकर आपने सीए को ज्वाइन नहीं करना, या किसी की बातों में आकर आपको सीए में आने से ही नहीं पहले डर जाना कि आपका पेपर या आपका क्वालिफिकेशन होगी नहीं होगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपके पास फाइनेंस में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप MBA फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं, आप बैचलर्स डिग्री की तरफ जा सकते हैं, आप CA ACCA को परस्यू कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ही टोटली लेट्स से कि मेडिकल साइड पे, इंजीनियरिंग साइड पे है, तो फिर आप घर वालों के प्रेशर या कुलीग या दोस्तों को दिखा के इस तरह से सीए में हरगिज़ ना है, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग पढ़ाई तो है, लेकिन इसके आगे की जो जर्नी है या जो जर्नी के बाद जो उसके रिवॉर्ड्स हैं वो भी अमेजिंग है। तो स्टूडेंट की काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो फिर सीए में एंटर हो। अच्छा, फिर सीए में जब वो एंटर होता है तो फिर नेगेटिविटी जिस तरह से सर ने बात की और जिस तरह का हमारा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली माशरा है, हमारे हम देखते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों को इतना हाईलाइट या प्रमोट नहीं किया जा रहा होता जितना नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, रिपीट किया जा रहा होता है। तो सीए में भी आपको दोनों तरह के लोग मिल रहे होंगे। कुछ लेट्स से कि जैसे मेरे यहाँ सारी रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, तो हमारे सर पे कोई सीन नहीं लगे। हमने भी एक रीजनेबल टाइम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सीए कंप्लीट कर लिया। हाँ, सीए में आने से पहले एक हुआ था कि ये तो पास ही नहीं होगा, जैसे सर ने जिक्र किया, या सर के बाल चले जाते हैं और 30 साल 35 साल हो जाते हैं और आप पेपर ही देते रहते हो। तो ये चीज़ें सारी नेगेटिविटी हमने भी सुनी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ रहते सीए कंप्लीट करवा दिया। बेहतरीन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो आपकी सीए की जर्नी है ना, वो आप किन लोगों की सुपरविजन में, किन लोगों की डायरेक्शन में गुजारते हो। वेरी गुड। अगर तो लेट्स से कि आपका जो भी मेंटोर आपने जिसको बनाया है, जिसकी आप एडवाइस फॉलो कर रहे हो, वही नेगेटिविटी फैला रहा है, वही प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर रहा, तो मोस्ट लाइकली आपके चांसेस है कि आप गलत डायरेक्शन में या गलत जगह जा रहे होंगे। लेकिन अगर आपके मेंटोर्स, आपके गाइड करने वाले लोग, आपके असातिज़ा, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, बेसिकली इंसान अपने सराउंडिंग से पहचाना जा रहा होता है, वो अगर पॉजिटिव लोग हैं, चीज़ों को मेहनत करना जानते हैं, और मेहनत से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सीए में स्मार्ट वर्क है। बहुत कम जो है ना स्टूडेंट इस तरह के होते हैं कि जिनका सीए कम अटैम्प्ट के अंदर, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाए,
मैं जब सीए में एंटर हुआ था मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी जो जर्नी सीए की बनाई, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि सीए के जितने भी पेपर्स होते हैं, बेसिक किस पेपर्स होते हैं, उसमें कोई भी पेपर फ्लंक नहीं हुआ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, मैं कोई बहुत जीनियस नहीं था, लेकिन जिन लोगों की सोहबत में था उन्होंने मेरी जर्नी आसान बना दी। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ जो कि स्टूडेंट के लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट होती है स्पेसिफिकली सीए के एग्जामिनेशन, सीए के प्रोसेस में, कि हम अक्सर डिफरेंट लोगों के मोटिवेशन कोट्स देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होते हैं कि फेलियर तो लाइफ का पार्ट है और फेलियर तो आते ही हैं सक्सेस हासिल करने के लिए। वो सारी चीज़ें हम देख भी रहे होते हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं, प्रमोट भी कर रहे होते हैं, लेकिन जनरली देखने को मिलता है कि सीए में अगर स्टूडेंट फ्लंक हो जाए, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, तो फिर उन्हीं लोगों को रिश्तेदारों की तरफ से या दोस्तों की तरफ से टॉन्ट भी पड़ रहे होते हैं। तो एक तरफ आप इंस्टा पे और फेसबुक पे ये रील्स चला रहे होते हो कि मोटिवेशन के लिए कि फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस और फेलियर ज़रूरी है ज़िंदगी में, फिर सीए के केस में तो जो चीज़ नॉर्मल है कि सीए के केस में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जितनी भी दुनिया के ममालिक में सीए ऑफर्स किया जाता है, वहाँ पासिंग परसेंटेज बाकी क्वालिफिकेशन, बाकी एजुकेशन के मुकाबले जनरली कम ही रहता है। लेकिन सीए में थोड़ा सा हमारे समझ लें कि घर की तरफ से या जिस माशरे में हम होते हैं हमारे रिश्तेदारों की तरफ से हमें एक टॉन्ट मिल रहा होता है। तो अच्छा, ऐसा टोन भी तो मिल रहा होगा ना, कभी आपने नोट किया होगा, हाँ बरखुरदार कर लोगे, फिर वही अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आगे पीछे हो रहे होते हैं। क्वालिफाई होने के बाद बिल्कुल। चलिए जी, हम चलते हैं कासमानी की तरफ। अवैस कासमानी साहब, ये बताइए कि जिस तरह इन्होंने पूरा एक समअप किया और विजुलाइज किया कि कोई हुआ नहीं है, जिस तरह और एजुकेशन सिस्टम है, आप डॉक्टरी भी करते हैं, लॉ करते हैं, सारा एक प्रोसीजर है, उसके अंदर कोई ये तो नहीं है कि घर में आप सोते रहो और जाके पेपर दे दें। इसके उसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी एक प्रायोरिटी बढ़ जाती है। तो आप क्या समझते हैं, कैसी अभी फीलिंग हो रही है कि आप अब माशाल्लाह दे भी रहे हैं एजुकेशन और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, तो आप कैसे लोगों को कहना चाहते हैं कि वो इस ये करने आए, वरना फजूल में डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर मनी, मैं तो ये कहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे पहले ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, आपके पास दूसरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। अगर मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके पास जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, अब वो चाहे आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कॉमर्स में हो, या मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, आपको डिग्री मिल जाती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑन द अदर हैंड आपको सर्टिफिकेट मिल रहा होता है, लाइसेंस मिलता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, जो नॉलेज मिल रही होती है, जो स्किल सेट आप डेवलप कर रहे होते हो, वो रेलेवेंट होते हैं। कि जैसे ही आप मार्केट में जाओगे ना, आपने कोई इंटर्नशिप नहीं करनी है, कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं करनी है, बल्कि आप सीधा क्या करोगे, अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाओगे। अब जब इतनी सारी स्किल्स और रेलेवेंट स्किल्स आप लेके मार्केट में जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वर्थ होगी। कि जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आप स्टार्ट कर लोगे काम करना, और वहाँ पे क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करना शुरू करोगे, तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल हेड आपको प्रमोट भी कर रहा होगा, एनकरेज भी कर रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जैसे ही आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में निकलते हो, तो वहाँ पे आप सिर्फ जॉब नहीं कर रहे होते, आप थोड़े टाइम के बाद जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट जमा हो जाती है, आप बिजनेस कर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा सकती है। आप जॉब में एक्सेल कर सकते हैं। आपने अब्रॉड जाना है तो आपके पास करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब यहाँ पे बात क्या होती है मिस, कि जब हम इंटरमीडिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो स्टार्ट होता है आफ्टर योर 12th ईयर ऑफ एजुकेशन। 12वीं आपने की, चाहे ए लेवल किया हो, चाहे इंटरमीडिएट किया हो, किसी भी बोर्ड से आप एलिजिबल हो जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए। सही है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने इंटर किया, मैट्रिक के बाद नहीं होता, ओ लेवल के बाद नहीं होता, आपने इंटरमीडिएट करना है और आपने ए लेवल करना है, उसके बाद आप एंटर हो सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। अब यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशंस मौजूद है, जैसे आपके पास मौजूद है BBA मौजूद है, BS अकाउंट्स एंड फाइनेंस मौजूद है, BCom मौजूद है, ICMAP, PIFA, LLB, इसके अलावा जो है आपके पास BE मौजूद है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, BScs मौजूद है। मतलब आपके पास मल्टीपल प्रोफेशंस मौजूद है, बुरा कोई भी नहीं होता। बट आपने ये देखना है कि जिस सिटी में आप बैठे हैं, जिस प्रोविंस में, जिस कंट्री में आप बैठे हैं, वहां पे किस क्वालिफिकेशन की वैल्यू है। अब देखिए सिंपल सी बात है, बड़ी प्यारी बात कि अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं और उस ही शहर में आपके पास 10,000 ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, तो आप मुझे खुद बताएं कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल। वहीं पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या करता है, डिमांड सप्लाई को मेंटेन करता है,
उसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम पास हो रहे होते हैं, लेकिन जो पास कर जाते हैं उनको गारंटीड सक्सेस मिल रही होती है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है ऊपर नीचे, बट वो सक्सेसफुल होता है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, बाकी क्वालिफिकेशंस में या बाकी जो भी आपके पास स्किल सेट अगर आप अक्वायर करते हो, वहाँ पे आपके पास इतने सारे लोग मौजूद हैं कि अगर मैं कोई भी क्वालिफिकेशन करके मार्केट में जाता हूँ तो अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही तो मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा, मेरे पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछेंगे कि तुमने ये क्वालिफिकेशन पूरी कैसे कर ली। जब आप जॉब मार्केट का हिस्सा ही नहीं बन पा रहे, जब आप एक स्टार्टअप नहीं ले पा रहे, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आई नो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ अ डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर आपके पास कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, काउंसलर्स मौजूद हैं। तो आई बिलीव कि अब आपके पास पिछले जो 70 सालों में या 50 सालों में या 30 सालों में, अब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि स्टूडेंट के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हिम्मत करके इस क्वालिफिकेशन में आएँ, क्योंकि आपके पास इदारे मौजूद हैं, आपके पास कोर्स मौजूद है, आपके पास ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ मौजूद है, और इस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद है कि आपके पास 4K में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कंसाइज लेक्चर्स हैं, टीचर्स आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद है, आपके पास यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है। तो मेरे ख्याल से अब अगर कोई बंदा थोड़ी सी हिम्मत नहीं करता ना, तो जितनी सैचुरेटेड मार्केट है ना, तो अब मेरे ख्याल से सक्सेस हासिल करना किसी और जगह कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। मैं शायद यहाँ पे बायस्ड साउंड कर रहा हूँगा, बट आई बिलीव कि थोड़ी सी मेहनत करनी है तो आपने उस प्रोफेशन में, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं, लेकिन उस प्रोफेशन में जाना है जहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा हो, जहाँ पे आपको डिफिकल्टी टेस्ट करवाई जा रही हो, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बनने का मौका मिलता है, और वो प्लेटफॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई होप कि मैंने उसको समराइज कर दिया होगा। जबरदस्त। अवैस साहब अवैस, की बात जी, को जी, थोड़ा सा जी, जी। मैं एक आगे बढ़ाऊंगा कि एक हमारे जहन में ये भी कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स के और बच्चों के कि जैसे CA जो है सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए, अच्छा, क्योंकि एक हाँ, कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये ये जहन में, इनके जहन में ये आती है बात कि भाई ये जो CA जो कर रहे हैं ये सिर्फ इंटर कॉमर्स वाले कर सकते हैं या BCom वाले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इंटर प्री मेडिकल वाला भी कर सकता है, प्री इंजीनियरिंग वाला भी कर सकता है। तो ये पेरेंट्स को ये चीज़ को समझना और चाहिए। आर्ट्स वाले कर सकते हैं। होम इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, हाँ, प्री सर। मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, सब कर इसके थैंक यू अलावा इमरान, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। बात। उसमें हमें ये करना पड़ता है कि देखिए इसी वजह से हमने अवेयरनेस सेशन शुरू किए मुख्तलिफ कॉलेजेस और ठीक है, मुख्तलिफ ठीक है, यूनिवर्सिटीज ठीक में है, ओके। बच्चों को बताने के लिए कि किस तरीके से, मतलब ये कि कौन कौन बच्चा वहाँ पे एलिजिबल हो सकता है। ओके, अब हम चलते हैं ज़रा मुजम्मिल मुनाफ साहब के पास, बिजनेस कंसल्टेंट IQ स्कूल एंड फाइनेंस से। जी सर, मुझे ये बताएं कि हम IQ ही क्यों ज्वाइन करें? एक बड़ा, एक सॉरी टू से, क्यों ऐसी क्या फैसिलिटेशन आप लोगों के स्कूल एंड फाइनेंस और इस डिपार्टमेंट ने हमें दी हुई है? वाई वाई वाई? देखिए, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का थोड़ा सा जायज़ा लूँ तो जी। ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर कुछ अरसा आपने पढ़ाई करने के बाद एक रोबस्ट ट्रेनिंग के अंदर जो है वो एंटर हो जाना होता है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है इनका एक लिमिटेड नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा है। ये बात बहुत क्रिटिकल है कि स्टूडेंट जितना जल्दी अपने शुरुआत के पेपर्स क्लियर करेगा उतना जल्दी वो ट्रेनिंग पीरियड में पहुँच जाएगा। अब क्लियर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो कंटेंट है, जो चीज़ आपको पढ़नी है, वो आपको एक कंसाइज, प्रोफेशनल, फॉर्मेटेड तरीके से और एक बेहतर तरीके से जो है वो मिल जाए। उसके साथ साथ फैकल्टी का सपोर्ट भी हो। दो बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से इन पेपर्स को पढ़ के जल्दी क्लियर कर सकता है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि देखें, जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आपको एक बहुत कम नज़र आएगा कि जो फैकल्टी जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रही है वो एक्चुअल में उसे प्रैक्टिस भी कर रही है। वाह। एक खासा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की फैकल्टी का ये है कि यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं सुबह 9 to 5 में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहे हैं। उसके बाद वो सब्जेक्ट को पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो सर अंजाम लेते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे आज बायोलॉजी एक शख्स पढ़ाना शुरू करे जिसका इस मेडिसिन की फील्ड से, मेडिकल की फील्ड से कोई ताल्लुक ही ना हो, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर ताल्लुक नहीं है तो वहाँ पे एक मसला आता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसकी आपको डेप्थ नहीं पता, उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं पता। लेकिन एट द सेम टाइम जब फैकल्टी इस तरीके की हो जो उस प्रोफेशन में काम भी कर रही है, उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को प्रैक्टिस भी कर रही है, तो उनको वो सब्जेक्ट मैटर पता होता है, उसकी जिस्ट पता होती है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होती है, और स्टूडेंट उसे समझ पाता है कि जो ये बात कर रहे हैं ये रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे होगी, किस तरीके से इसको जो है वो अप्लाई किया जाएगा। आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के अंदर देखें, जो दोनों डायरेक्टर्स हैं, देयर आल्सो द फैकल्टी मेंबर्स, मुर्तज़ा एज वेल एज इब्राहिम। सर इब्राहिम अगर ऑडिट पढ़ाते हैं तो वो ऑडिट को प्रैक्टिस भी करते हैं। ही इज़ इन आयरलैंड राइट नाउ, वो डेलॉयट के एक असाइनमेंट पर वहाँ मौजूद है और इसी फील्ड के अंदर काम भी कर रहे हैं। मुर्तज़ा अगर टैक्सेशन पढ़ाते हैं तो वो टैक्स कंसल्टेंट हैं
अपनी टैक्स फर्म रन कर रहे हैं, तो अगर एक बच्चे को वो टैक्स का एक सेक्शन समझा रहे हैं तो वो एग्जैक्टली बता रहे हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है, इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ ताल्लुक फाइनेंस के साथ, बिजनेस कंसल्टिंग के साथ जो है वो रहता है। कहने का मकसद ये कि जो फैकल्टी सब्जेक्ट पढ़ा रही है वो अपने सब्जेक्ट को डेप्थ में जानती है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रॉम अ डिजिटलाइजेशन परस्पेक्टिव, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान का पहला इदारा है जिन्होंने एजुकेशन को ऑनलाइन सिर्फ बराए नाम ऑनलाइन नहीं किया कि बस क्लास में एक कैमरा लगा दिया और उसे रिकॉर्ड कर दिया, बल्कि प्रॉपर उसके अंदर एक इनकलकेशन है ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये जो अवैस 4K लेक्चर्स की बात कर रहे थे, ये रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे। जैसे आपका इस वक्त चैनल पे जो शो ऑन एयर हो रहा है, इसकी एक खास रेजोल्यूशन है जिसकी वजह से स्क्रीन जो है वो सही नजर आती है, एक प्रॉपर फॉर्मेटेड में हम सब बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके का एक सेटअप हमारे इदारे में भी मौजूद है, जहाँ टीचर आता है, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, उनके ऊपर जो चार्ट्स और ग्राफ्स और चीज़ें उनको पुटअप किया जाता है, और 70 घंटे के कंटेंट को हम 35 घंटे में बना के स्टूडेंट के सामने रख देते हैं कि भाई तुमने ना सिर्फ पढ़ाई करनी है बल्कि तुमने जल्दी अपने कोर्सेज को क्लियर करना है, और जितना जल्दी तुम क्लियर करोगे उतना जल्दी तुम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनोगे और अपना एक्सपीरियंस जो है वो स्टार्ट करोगे। फिर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जल्दी पहुंचने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया अक्सर रिसेंट स्टूडेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, तो जितना जल्दी उस स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को परस्यू किया और अगर उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में वक्त नहीं लगा तो वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को जल्दी गेज कर लेगा। यही चीज़ ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ पढ़ें बल्कि एफिशिएंट और स्मार्ट अंदाज में पढ़ें, अपने वक्त को बचाते हुए पढ़ें, और पेपर्स क्लियर करने के बाद जितना जल्दी हो सके ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुँचे और अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। पढ़ाने वाली फैकल्टी अपना सब्जेक्ट जानती है और जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो स्टूडेंट का टाइम बहुत ज़्यादा सेव करता है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, चीज़ें सब कुछ बड़ा कन्वीनियंट है, बस स्टूडेंट ने इरादा करना है पढ़ने का। अच्छा मुनाफ, एक चीज़ सवाल और है कि क्या कमी अभी भी लगती है लोग जो CA में नहीं आ पाते, क्या लोग सीखना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, रीज़न क्या हो सकता है? देखें, एक बात मैं आपको बताऊंगा, इस प्रोफेशन की जो लैक रियलिटी ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, या जो लोग नहीं सीख पाते, क्या रीजन क्या हो सकता है? एक बड़ा रीजन इसके अंदर ये होता है, क्या देखिए मुश्किल है, स्टडी नहीं कर पाते, वो सोचते हैं पता नहीं हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ना एंट्री बहुत आसान है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हर प्रोफेशन का बंदा कर सकता है। मसला ये होता है कि अगर किसी के, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने उसको ज़हन ही ऐसा दिया है कि वो एक अच्छा इंजीनियर है लेकिन उसकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो उसने यहाँ पर रुख कर लिया, तो वो स्टूडेंट्स बड़ा चैलेंज फील करते हैं जो खुदादाद एतबार से, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों के एतबार से इस प्रोफेशन के लिए नहीं है। वो शायद बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो शायद बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, वो शायद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, या किसी और तरीके के जो स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने तालीम के दौर में बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल बना लिया, बड़ी अच्छी फ्रीलांसिंग कर ली, बहुत अच्छी कंटेंट राइटिंग कर ली, तो उन्हें वक्त के साथ ये समझ आया कि अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया ही उन स्किल्स के लिए था। तो स्टूडेंट्स को CA में एंटर होने से पहले थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा बहुत ही सही असेस कर लेना चाहिए। उसका एक आसान तरीका हम लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो तरीका ये होता है कि देखिए, CA का जो पहला लेवल है दैट इज़ PRC, उसके अंदर बेसिक 5 पेपर्स होते हैं। जो भी अपने एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है वो तैयारी करता रहे, यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो करता रहे। PRC का कोर्स शायद पाकिस्तान में हम पहले इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने प्रोफेशनली रिकॉर्ड करके अपने पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। एक स्टूडेंट चाहे वो PRC के कोर्सेज 2-3 महीने 4 महीने पढ़ के ये असेस कर ले कि क्या मुझे ये तालीम समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही, और अगर उसे लगता है कि नहीं यार ये मेरी तबीयत पे पूरी नहीं उतरती, मुझे ये समझ में नहीं आती, मैं शायद कोई आर्टिस्टिक किस्म का आदमी हूँ, मैं शायद कोई डिजिटल मार्केटियर हूँ, मैं शायद किसी और फील्ड के लिए बेहतर हूँ, तो फिर वो उस फील्ड की तरफ रुख कर सकता है। इंसान जहाँ मेहनत करता है वहाँ ऊपर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल चीज के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो वो PRC की क्लासेस का फायदा अवेल कर सकता है एक स्मार्ट फॉर्मेट में 3-4 महीने में। इन 4-5 कोर्सेज की जरा वीडियोस ही देख ले और इस बात का अंदाजा कर ले कि क्या मेरे लिए ये क्वालिफिकेशन है या मेरे लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। ओके, अच्छा जी, हम तहा पोपाटी की तरफ चलते हैं। तहा ये बताइए कि कितना टाइम लेते हैं, जैसे अक्सर हम सप्लीमेंट्री देते हैं ना, ये फेल हो गए अब क्या करें, तो इसके कोर्स को, CA के कोर्स को कितना टाइम लगता है, कितने साल रिक्वायर्ड होते हैं, क्या आप बंदा जब पेपर देता है या इसके कोर्स में क्या सिस्टम होता है मुझे नहीं मालूम, तो क्या इसको 3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं और किसी को 10 साल लगते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और जब हम कोई नया बच्चा आता है और उसकी काउंसलिंग करते हैं तो उसका भी ये सवाल होता है कि सर मैं यहाँ पर सुन कर आया हूँ कि मुझे 10-15 साल लग जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो मैं ज़रा इसको जो है ना एक कंपैरिजन मोड से आपको बताता हूँ। देखिए, लेट्स से एक बच्चा
कॉमर्स की फील्ड का है, वो कहीं पे बीबीए करने गया, जी, जी। उसको 4 साल तकरीबन बीबीए करने में लग जाते हैं। फिर वो 1-2 साल वर्क एक्सपीरियंस गेन करता है और फिर वो एमबीए करता है, जिसमें उसको मजीद 1-2 साल लग जाते हैं। यानी कि आप अगर एमबीए यानी कि मास्टर्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 6-7-8 साल चाहिए। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक ब्यूटी ये है कि यहाँ पर आप बैच के साथ नहीं चल रहे हो, आप खुद अपना फैसला डिसाइड करोगे कि क्या मुझे ये 4 साल, 4.5, 5 साल में ख़त्म करना है या 10 साल में ख़त्म करना है। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो पहला लेवल होता है हमारा विच इज़ पीआरसी लेवल, उसके जो पेपर्स होते हैं वो हर दूसरे महीने आईकेप कंडक्ट करवाता है। तो आपकी जैसे ही तैयारी हुई आप जाएं, आप पेपर दे दें। ऐसा नहीं है कि आपने साल पूरा वेट करना है और इंटर की तरह साल के आखिर में आपके पेपर होंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हर बंदा अपने पेस के हिसाब से चीज़ें कंप्लीट कर सकता है। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं जिन्होंने 4.5 साल में अपना सीए पूरा कर लिया, विच इज़ इक्विवेलेंट मोर बेटर देन मास्टर्स। और कुछ ऐसे लोग भी पढ़ाए हैं जो शायद 10, 12, 13 साल में क्वालिफाई किया। तो देखें, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। दूसरा, रिसोर्सेज पर, जैसे कि सर मुजम्मिल ने अभी आपको स्मार्ट क्लासेस के बारे में IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का बताया, तो हम यहाँ पर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पे क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो हम उसको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। हमारे वो पोर्टल पर जाए, लॉगिन करे, तमाम कोर्स उसके पास एक सीक्वेंस में बाकायदा ऑर्डर में मौजूद होता है। वहाँ पर हैंडआउट्स मौजूद होते हैं, लेक्चर्स मौजूद होते हैं, अगर कोई वॉइस नोट्स हैं वो मौजूद होते हैं, तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। हम एक स्मार्ट प्लानर प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये वीकली प्लानर है, आप इसको फॉलो करें, आपकी जब तैयारी ख़त्म हो जाए आप पेपर दे सकते हैं। अच्छा, ब्रॉडली स्पीकिंग एक और सवाल जो बच्चों का आता है वो ये आता है कि सर हमें कमाने की जल्दी है, या किसी के लिए रीज़न होता है। एक की नहीं सवाल, ये सबका प्रॉब्लम है, ये बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, अगर आप लेट से अगर कहीं से बीबीए करते हैं तो वो 4 साल तो आपके बैचलर्स में चले जाते हैं। यहाँ पर सीए में एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप अपना पीआरसी और कैफ लेवल पूरे करते हैं, यानी कि तकरीबन 13 पेपर्स आप अपने पूरे करते हैं, तो आप आर्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें आप अपनी सेल्फ फंडिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकते हैं। और अगर कोई मेहनती बंदा वो 1.5 से 2.5 साल के अंदर पीआरसी और कैफ कर लेगा, विच मीन्स कि आप इंटर से 1.5 या 2.5 साल ऐड करें तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको घर से खर्चा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी पढ़ाई को सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके पेपर्स क्लियर होते रहते हैं, आपकी स्टाइपेंड में जो आपकी ट्रेनिंग की पे होती है उसमें इंक्रीज़ होता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप फुल सेल्फ फाइनेंस से एक अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर मुर्तज़ा मौजूद हैं, इन्होंने बहुत जल्दी अपना जो है वो सीए कंप्लीट किया विद इन आर्टिकल्स, और इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो विद इन आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं और वो अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ चले जाते हैं। तो कंपैरेटिवली ये जो एक मिथ है ना कि सीए में तो सर 10 साल 15 साल लग जाएंगे, मैं तो पेपर देता रहूँगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को इंडिविजुअली जज करें, इंडिविजुअल लेवल पर आप जितनी ज़्यादा पेस से कर सकते हैं चीज़ें कंप्लीट करें। मेरे पास अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि देखो यार, पहला लेवल है जो पीआरसी, इट इज़ अ पीस ऑफ केक, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश बताई जाती है, आप वो 2 से 3 महीने में कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा जो लेवल है उसमें लेट से आपको 1 साल लग जाएगा, अराउंड 1.5 ईयर्स ये हो गए। फिर आपकी 3.5 ईयर्स की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, तो अप्रॉक्स एक एवरेज बच्चा इस पूरी क्वालिफिकेशन को 5 साल, 5.25 साल में पूरा कर सकता है। और अगर आप इसको एमबीए से कंपेयर करें या किसी मास्टर से कंपेयर करें, क्योंकि हमें लाइक को लाइक से कंपेयर करना है, तो उसमें 7-8 साल लग जाते हैं। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर कम ड्यूरेशन लगता है। हाँ, अगर कोई बच्चा लेकर ही बैठा रहे तो उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनका कुछ भी नहीं कर सकते, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जी जी, श्योर। जो शुरुआत के पेपर्स हैं ट्रेनिंग से पहले वाले, मैंने उन पेपर्स के टाइम पे भी काम किया है, यानी इतना वक्त मिल जाता है कि आप साथ में कुछ ना कुछ और कर सकें। अच्छा, मेरे टाइम पे क्लासेस जो है फिजिकल होती थी, रोजाना बाइक पे बैठकर इंस्टीट्यूट पहुंचना है, वहाँ पर 15 मिनट टीचर लेट आएगा, 10 मिनट पहले क्लास खत्म होगी, स्ट्रगल है सर। फिर आप कैंटीन में खड़े रहेंगे, घर पहुंचेंगे। अब तो चीज़ें ऑनलाइन की तरफ चली गई, डिजिटल की तरफ चली गई हैं। बच्चे ने घर से निकलना भी नहीं है, वो अपना काम, फ्रीलांसिंग, कोई दूसरी जॉब है, कोई और चीज़ है वो कर रहा है। इनफैक्ट कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इदारे में ही कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कोई टीचर्स को असिस्ट कर रहा है, कोई मटेरियल बना रहा है, कोई कंटेंट पे काम कर रहा है, कोई बच्चों के सवालात को एड्रेस कर रहा है। स्टूडेंट पे या उस पर्सन पर खुद डिपेंड करता है, उसका पैशन कितना है, उसकी जुस्तजू कितनी है। और जब तक एक खुद से किसी की जुस्तजू नहीं होगी ना, तो सामने वाला उसकी सारी फैसिलिटेशन दे भी देना तो वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन जब आपके अंदर खुद पैशन होगा तो वो आप अचीव करना शुरू करेंगे। मुर्तज़ा साहब, यूर डायरेक्टर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि अब जो अवेयरनेस हम यहाँ दे रहे हैं और जब जो अभी जो सिस्टम चल रहा है या लोगों को नॉलेज हो गई, सीए करना कितना आसान है या क्या क्या सिचुएशन है उसके अंदर। सिमिलर
जस्ट लाइक जैसे मेडिकल में जाना, इंजीनियरिंग या कोई बैंकिंग या कुछ वॉट एवर कुछ भी, तो कितना लोगों को अभी बैठ के जो देख रहे होंगे या जिन लोगों को ये पता चला होगा इस साल या पिछले साल जिनकी उम्रें गुजर गई कि काश हम भी सीए कर लेते, अगर हमें ये सब कुछ मालूम होता, हमें ये नहीं पता चलता कि ये इतना टिपिकल है। उनको एक मेंटली सेट बनाया होगा ना, कितना अफसोस हो रहा होगा। लेकिन बिल्कुल अफसोस तो हो रहा होगा। और चूँकि आपने ये बात रेस की है, तो आपके प्लेटफॉर्म से ही मैं बेसिकली अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि देखिए, हमने 1 घंटे का ये एक सेशन किया जिसमें हमने अपनी कोशिश की कि हम सीए के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता दें, प्रोसेस भी समझाते, प्रोस्पेक्टिव से समझाते, लेकिन स्टिल ये आपकी ज़िंदगी भर का डिसीजन है, आप अपना एक करियर डिसीजन ले रहे हो, तो वो एक शो के थ्रू डिसाइड करना ऑब्वियसली। एक बात ऐड कीजिए और कंटिन्यू कीजिएगा माजरत के साथ, जिस तरह हम जिंदगी में शादी करते हैं ना, तो वो लड़की सारी चीज़ें छोड़ के उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने, बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई एजुकेशन या कोई प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, जो भी स्किल्स हैं उसको हम ये सोच के करते हैं कि हमारे ये फ्यूचर है, तो इंसान कोई भी डिसीजन ले वो बहुत स्ट्रांगली ले, ताकि उसके लिए पीछे कश्तियाँ जला के करना है, डू इट वाली एक पैशन होगा ना, तो यू कैन डू इट, आप कर गुजरेंगे। आप जी प्लीज। और मैं यही कह रहा था कि जैसे हमारा इदारा है, तो हमारे इदारे में कुछ 4-5 काउंसलर्स की टीम बैठी है। आप किसी भी वक्त एज ए स्टूडेंट या अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सीए की काउंसलिंग के लिए सुना सकते हैं। आपको कोई वो नहीं है कि पहले दिन ही पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा कि आपने सीए करना ही करना है। आप आगे सिर्फ उसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले, हार्डली आधे पौने घंटे में आपको सीए के सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स, सारा A to Z जर्नी समझा दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सेशन ऑन डिमांड भी हो रहे होते हैं कि जब भी स्टूडेंट वीकडेज में वर्किंग आवर्स में आना चाहे, अपने पेरेंट्स के साथ आकर, अपने मेंटर के साथ आके सीए की पूरी जर्नी हमारी काउंसलिंग टीम से समझ सकता है। इसमें हार्डली आधा घंटा पौना घंटा। और इसी के अलावा जैसे सताब ने बताया कि सीए का जो बिल्कुल पीआरसी लेवल है ना, बेसिक लेवल है, फाउंडेशन लेवल है, उसके हर 2 महीने में एग्जाम हो रहे होते हैं, तो हम ऑन एन एवरेज हर 2 महीने में ही उसके एक ओरिएंटेशन भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हम सारे इंटरमीडिएट के, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को सिर्फ ये इन्वाइट करते हैं कि आप आके देखो क्या ये फील्ड आपको मुतासिर करती है, क्या ये आपका रियली रेलेवेंट है, क्या फाइनेंस आपको इंटरेस्ट करता है, और क्या आपके जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव, आपके अपने आप से फ्यूचर गोल्स हैं वो सीए के साथ अलाइंड है। जैसे कि राइट नाउ डिफरेंट तरह की एजुकेशन, डिफरेंट तरह की क्वालिफिकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि सीए इज़ वन ऑफ दोज एजुकेशन या क्वालिफिकेशन कि जहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट 0% मिलेगी। इस तरह के सिचुएशन में भी, यानी कि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन है, आपने मेरे ख्याल है कभी, मतलब ये सुनने में ही अजीब लग रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉबलेस बैठा हो, ऐसा नहीं होता। तो अच्छा, बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड, मतलब हमेशा जो है ना डिमांड ज़्यादा ही रहती है, सप्लाई कम रहती है। अच्छा, और इवन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में, चाहे आप मिडल ईस्ट की तरफ जाएं, चाहे वेस्ट की तरफ जाएं, आपको इक्वली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर सीएस। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक सीए इंडिया से कर रहा है, एक सीए ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, किसी ने ACCA किया है, किसी ने ICEDUL भी किया है, तो ग्लोबल लेवल पे ऐसा नहीं है कि हमारी एजुकेशन उनसे थोड़ी कम हो या हम टेक्निकली चैलेंज हो। वी आर एट पार एंड इन सम केसेस वी आर टेक्निकली अबव पार अगेंस्ट देम। तो ये समझ लें कि इसका सारा जो क्रेडिट है वो हमारा एक इदारा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, कि जिसकी ट्रांसपेरेंसी, जिसकी एजुकेशन, जिसकी टेक्नोलॉजीज को दुनिया भर के इदारे एक्नॉलेज करते हैं। इवन सीए करने के बाद आपके पास थ्रू जॉब बहुत अच्छे लुक्रेटिव ऑप्शंस होते हैं कि आप इजीली पाकिस्तान से अगर बाहर मूव करना चाहे बाहर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आईकेप के दुनिया भर में जितनी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडीज़ हैं, उनमें डिफरेंट बॉडीज़ के साथ MOUs हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने पाकिस्तान में सीए पाकिस्तान कर लिया, देन अगर आप चाहते हो कि आप सीपीए कनाडा की तरफ जाते हो, तो आपको पूरे सीपीए कनाडा के 100% पेपर्स देने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ पेपर्स में एग्जाम्पशंस मिल जाती है, 1-2 पेपर्स आपने देने। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं सीए के बाद ACCA करना चाहूँ, तो ACCA में उसको सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है, उसने कुछ 1-2 नंबर के 2 पेपर्स देने होंगे और वो अपना ACCA कंप्लीट कर सकता है। तो बाय डूइंग या बाय एंटरिंग इनटू दिस क्वालिफिकेशन, आपके करियर पर्सपेक्टिव से विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान बहुत अच्छे लुक्रेटिव ऑप्शंस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बताया कि सीए में मैंने कभी नहीं सुना कि सीए कोई अनएम्प्लॉयमेंट है या जॉब है। और एक पहलू अवैस ने रेस किया था कि सीए में एक समझा जाता है कि अगर एक बंदा सीए कर रहा है तो वो किसी कंपनी का CFO बनेगा या किसी ऑडिट फर्म का पार्टनर बनेगा। ये भी एक गलत मिथ है। हमारे सामने या मेरे साथ जितने भी लोग बैठे, हम किसी ना किसी वे में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप रोल में अपनी प्रोफेशन को ले। फॉर एग्जांपल कि जैसे सर ने बताया कि मेरी एक अपनी टैक्स फर्म है, सीए का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सर अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म रन कर रहे हैं। अवेस चूँकि एक टीचिंग के प्रोफेशन के अंदर एसोसिएटेड, तो सीए के साथ साथ और टीचिंग एसोसिएट की हुई है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर सीए में एक बंदा आ रहा है तो उसने सिर्फ ज़िंदगी भर अब 9 to 5 की जॉब भी करनी है। आपकी जो ये एजुकेशन है सीए की,
ये आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक कंसल्टेंट किस तरह से सोचता है, ये सारी जो है ना आपकी डेवलपमेंट जो है ना थ्रू आउट दिस जर्नी हो रही होती है। फिर आपने अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि अगर हमने करियर पाकिस्तान में बनाना है, पाकिस्तान से बाहर बनाना है, जॉब में बनाना है, बिजनेस में बनाना है, इंडस्ट्री में जाना है, या किसी ऑडिट फर्म में अपना आर्टिकल परस्यू करनी है, और फिर इस तरीके से जर्नी चलती रहती है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ आपसे वैसा पूछना चाहूँगी, कितने लोग, जैसे अक्सर मेडिकल में ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, कुछ जगहों पे प्री इंजीनियरिंग में बॉयज़, सीए कैसा एक मैं कहूँगी कि प्रोफेशन में हम जब आना चाहें तो मेल ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या फीमेल ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें ना अलग अलग डायमेंशन, ठीक है। यूजुअली जो सीए में एंटर हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उसका जो रेशियो होता है इट्स 50-50%, ठीक है। और इसमें समटाइम्स ऐसा हमने देखा है कि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके पास मेल स्टूडेंट्स जो है वो आगे की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो आर्टिकलशिप की तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं, या जो है सीए फाइनल की तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रोपोर्शन है आपके एक पास। और चीज़ में ऐड करें, फेल ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट ख़वातीन में ज़्यादा होता है या मर्द हज़रात? मैं आपको बताऊं कि इनिशियली जो आपके पास इंटरेस्ट होता है वो क्योंकि औरतें 50-50% बड़ी वो होती नहीं भाई, लड़के जो लापरवाह से होते हैं, अच्छा यार चलो कर लेंगे, लेकिन ख़वातीन वो एक अंदर होते हैं यार जीतना है, आगे बढ़ना है, पोजीशन लेनी है, उसके बारे में बताइए। वो जो कंपटीशन वाला एलिमेंट है ना, वो खवातीन में ज्यादा होता है। ये जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, राइट? एग्जैक्टली, और अच्छी बात है। मेरे ख्याल से खुद को चैलेंज करना एक अच्छी अप्रोच है, और ये खवातीन में ज्यादा होती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मर्द हज़रात में थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप लोग पासिंग मार्क्स लेते हैं, हम लोग हमारी फाइट हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सीए में एक अच्छी चीज ये है कि जो मैं आपकी बात आप अपने दिल पे ले लिया मजाक। अच्छा, सीए में वैसे सीरियसली खवातीन सीए को ज्यादा लाइक करती हैं या मर्द? जो एक मैं आपको एक बात बताऊं कि पैशन जो मैंने देखा है ना, वो इनिशियल स्टेज पे जो है लड़कियों का ज्यादा होता है, सही है। लेकिन आपको पता है हमारी एक सोसाइटी है, अब अच्छा कहें बुरा कहें ये मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है, रियलिटी है, उसको हम क्लियर करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में या बहुत सारे जो है एरियाज में होता ऐसा है कि अल्टीमेटली लड़कियां जो है वो सीए इसलिए क्विट कर जाती है, इसलिए नहीं कि वो फेल हो रही होती हैं, कि उनको फिर डिसअलाउ कर दिया जाता है, उनकी शादी हो जाती है, या कोई भी एक्सवाइजी रीजन की वजह से। तो इनिशियली जो रुझान होता है, और हम जब लड़के, जब हमें होश आता है कि नहीं यार हमें भी जो है वो कॉम्पीट करना है, तो फिर वो जो है उनका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाता है, और फिर वो अच्छा पास करना शुरू कर जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि यार ये अब कुछ नहीं रखा, अब हमने ये करना है। लेट्स सी, हमारे पास चंद लम्हात यानी कि 4 मिनट रह गए। मैं चाहूँगी सबसे एक शॉर्टली एक छोटा छोटा मैसेज ले लिया जाए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं इमरान साहब से कहूँगी, कैमरा ये रहा, आप तमाम यूथ को या आने वाले जो लोग सीए में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज आप लोगों को सिर्फ इतना है कि आपके जहन में जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि भाई सीए में पास बहुत कम होते हैं, तो आप उसको उठा के देख लें कि बीकॉम का जो रिजल्ट आता है 5 या 6% आता है बीकॉम के अंदर, बीए के अंदर जो रिजल्ट आता है वो 8 या 10% आता है, सीए का रिजल्ट इससे बहुत बेटर आता है। तो अच्छा पढ़ोगे तो आगे तरक्की करोगे। आज के दौर में बहुत जिद्दत है आपके पास, आपके टीचर्स हर वक्त आपको अवेलेबल है, उनके नोट्स अवेलेबल हैं। तो ये मेरा आपको पैगाम है। जी, मैं अवैस साहब आप क्या देना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स है, मैं जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ। पहला प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को सीए की अवेयरनेस होती ही नहीं है, तो आप तमाम इन्फॉर्मेशन ले और एक वेल इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन मेकिंग करें। और दूसरा कि जिनको अवेयरनेस होती भी है तो उनको नहीं पता होता सीए का स्कोप कितना है, कि अक्सर लोगों को लगता है कि शायद फाइनेंस या अकाउंटिंग की साइड पे जाना है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप मार्केटिंग की तरफ भी जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, सप्लाई चेन की तरफ जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स की तरफ जा सकते हैं। आपके पास सारी इंडस्ट्रीज खुली हुई है। आप मेडिकल साइड पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख सकते हैं, या फिर आप जो है बिजनेस साइड को देख सकते हैं। तो ज़रूर इस क्वालिफिकेशन के बारे में मालूमात हासिल करें। उसके बाद अगर आपने करना है तो अच्छी बात है, नहीं भी करना तो कम से कम आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी, हमारे साथ डायरेक्टर IQ मुर्तज़ा कायद, मैसेज दीजिएगा प्लीज़। मेरा मैसेज स्टूडेंट को ये होगा कि आप अपने करियर की तरफ आ रहे हो तो एक वेल इन्फॉर्म्ड सोचा समझा डिसीजन लेना है। किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले आपने जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करनी, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या फाइनेंस की तरफ हो। इन केस के अगर आपका माइंड फाइनेंस की तरफ है और आप सीए में आने का सोच रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड, आई वुड एडवाइस कि आप एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन के प्रोसेस से गुजर जाओ। इसके लिए आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में आ सकते हो, अपने काउंसलिंग करवा सकते हो। एक सेपरेटली आपकी काउंसलिंग की जाएगी जिसमें आपको सीए के जर्नी के बारे में बताया जा रहा होगा, और फिर जो भी आपका डिसीजन होगा वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। देखिए, जब आपकी लेट से कि कार ख़राब हो जाती है तो इसका मशवरा आप अपने कारपेंटर से नहीं करते, या
तो इसी तरीके से अगर आप सीए में आने के लिए मशवरा करना चाह रहे हो तो उन लोगों से मशवरा करना जो खुद इस बैकग्राउंड के नहीं है, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उन लोगों से मशवरा करें जो कि इस बैकग्राउंड की, इस चीज़ों की, इस प्रोसेस की, इस सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, अपने मेंटोर्स के साथ आएँ, या ऐसे स्टूडेंट खुद आएँ और सीए के हवाले से अपनी एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिजनेस कंसल्टेंट IQ स्कूल एंड फाइनेंस से मुजम्मिल मुनाफ साहब से मैसेज लेते हैं। जी मुनाफ साहब। कोशिश आपको हमेशा ये करनी चाहिए कि आपका सहन, आपकी तबीयत इजाज़त दे इस बात को कि आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। एक एक्सप्लोरिंग माइंड हर बच्चे का जो है वो होना चाहिए। हमारे जहनों में ये बात रच बस गई है कि बस हमने एक डिसीजन लिया तो अब हमें 4 साल, 5 साल, 6 साल उसी चीज़ के ऊपर निकालने होंगे। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट A लेवल्स के बाद के 2-3 महीने होते हैं जब तक आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस वक्त एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए मुख्तलिफ ऑप्शंस को। डिजिटल मीडिया का दौर है, कंटेंट अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लोग काउंसलर्स अवेलेबल हैं। आप इनिशियल लेवल के 2-3 कोर्सेज, उनकी वीडियोस, उनके लेक्चर्स वगैरह देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये कंटेंट आपको अट्रैक्ट करता है, आपको एक्साइट करता है या नहीं करता। इन केस इट डज तो हो सकता है आप एक बहुत अच्छी और एक कामयाब जर्नी की तरफ जो है वो चलना शुरू कर जाए। ओके, हमारे साथ लास्ट हम मैसेज लेंगे। हमारे साथ फैकल्टी IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से तला पोपाटिया साहब। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा मैसेज भी आप लोगों को सिमिलर ही होगा। देखें, ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इसी डिसीजन की बेसिस पर आपने अगली पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। तो इस डिसीजन को लेने से पहले अपनी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको कंसल्ट करें, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में स्पेसिफिकली अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप हमारा कैंपस विजिट कर सकते हैं इफ़ यू आर इन कराची, या आप हमारी हेल्पलाइन पर हमारे जो काउंसलर्स होते हैं उनसे बात ज़रूर करें, मुकम्मल डिटेल्स दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करें, आपको जो समझ आए अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, लेकिन आपने डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर काउंसलिंग ज़रूर हासिल करनी है उन लोगों से जो इन फील्ड में एक्सपर्ट हैं। गुड ताहा, बहुत शुक्रिया। और मुनाफ साहब, सॉरी मुजम्मिल मुनाफ साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मुजम्मिल, अवैस, नाम कुछ गलत ना हो गया, मुर्तज़ा साहब, अच्छा जी, अवैस साहब और इमरान साहब, सबका बहुत शुक्रिया। पहली बार मुलाकात हुई है ऑफ कोर्स, और एजुकेशन लेवल पे मैं चाहूँगी कि अक्सर चैनल्स पे इतने ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता प्रोग्राम के ऊपर। अगर आप लोग मुनासिब समझें, जैसे आपको अच्छा लगता है कि हम मज़ीद, अभी तो इब्तिदा हुई है मैं ये कहूँगी, और एवरी थर्सडे मेरी कोशिश होगी कि हम एजुकेशन लेवल पे गाह बगा अपने जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनको आगाह करते रहें। और ये आप जैसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं तो प्रोग्राम खूबसूरत भी बन जाता है और लोगों को अवेयरनेस होती है। बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से सर, आप लोगों का भी शुक्रिया। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। अच्छा जी नाज़रीन, हम यहाँ पर इजाज़त चाहेंगे। अगर आप किसी तरह के भी हमसे रब्ता करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो नंबर है 031582487004। अपने जो है आगाही देने के लिए अपना टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे जाएं, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें तो आप अपने मैसेजेस हमसे शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।